नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ केवल बिंब मात्र। विस्तृत संसार तुम्हारा है और जिसे अंतर से स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। तो एक बार फिर मैं सोनिया सोनमक्स आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, तीन खूबसूरत शख्सियत के साथ। सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहती हूँ आस्था नवल जी का। बहुत प्यारी बिटिया, बहुत खूबसूरत बिटिया, दिल से खूबसूरत, मन से खूबसूरत, शब्दों से खूबसूरत और खूबसूरत आवाज की मल्लिका आस्था नवल। आपका जन्म दिल्ली के साहित्यिक परिवार में हुआ। आपके पिता डॉक्टर हरीश नवल और माता डॉक्टर स्नेह सुधा नवल से ही आपको बचपन से ही लेखन की कला विरासत मिली और आपने उसे बड़े अच्छे से संजोया भी। बहुत छोटी उम्र में ही आपने कविता कहना शुरू किया और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से प्रथम श्रेणी में हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की और उसके बाद यूजीसी से सीनियर छात्रवृत्ति प्राप्त की और साथ साथ जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से हिंदी नाटक में प्रोफेसर अशोक चक्रवर्ती के नेतृत्व में पीएचडी की। बहुत बड़ी उपलब्धि, इसके लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। और पीएचडी करते हुए आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। 19 वर्ष की आयु में आपकी प्रथम पुस्तक आस्था की डायरी का लोकार्पण हुआ। क्या बात है, बहुत छोटी उम्र में और बहुत बड़ा काम आपने किया। और आपकी दूसरी पुस्तक लड़की आज भी, इसका लोकार्पण सम्मानीय कमलेश्वर जी के कर कमलों द्वारा दिल्ली में हुआ। और भी बहुत कुछ आपके बारे में। और आपको हिंदी प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य अमृत, विश्वा, गदनाल, हिंदी जगत, गगनांचल जैसी प्रख्यात पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं लगातार छपती रही। और आपका एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आस्था की डायरी के नाम से है, जिसमें आप अपनी कविताएं पढ़ती हैं और साथ ही साथ सामाजिक चर्चाएं, कुछ समाज से जुड़ी बातें भी करती हैं। आजकल आप अपने पति ललित ग्रोवर और दो बच्चों के साथ वर्जीनिया में रहती हैं और हिंदी की अध्यापिका है और हिंदी के कामों में विशेष योगदान भी देती हैं। कामेश्वर के सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आस्था जी आपका भी। बहुत स्नेह के साथ, बहुत अभिनंदन के साथ देवशील मंच आपका स्वागत करता है। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहती हूँ कि तुलसी पीपल आंवला और केल समान, माता घर का अलंकरण, माता घर की शान, माता घर का अलंकरण, माता घर की शान, आपकी माता जी। और हमारी आज की दूसरी मेहमान डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी को, जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी गोज के कवर पृष्ठ पर आपकी सुशोभित पेंटिंग है जो आपने बनाई है। डॉक्टर स्नेह सुधा नवल, बालपन से ही आप चित्रकला से जुड़ी हुई है और अभी आज ही मैंने डॉक्टर हरीश नवल जी के पेज पर आपकी एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग देखी। उस बाल्यकाल से लेकर आज तक, मतलब आप लोगों की कलम किसी भी तरह से, आपकी लेखनी, आपकी पूछी, आपका दिल, आपके दिमाग, आपके एहसास कहीं भी थमे नहीं, कहीं भी रुके नहीं और वो उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। ये आपकी नेक नियति है, ये समाज से आपका जुड़ाव है, ये आपके मन के भाव है। और डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी के चित्रों की एकल प्रदर्शनी जागृति मंच, दौलत राम कॉलेज, साक्षरा में आयोजित हुई और उनके सहयोगी चित्रकार के रूप में रोटेरी क्लब दिल्ली, अफ्तांग साहित्य कला परिषद, ताशकंद में मैरीन होटल, अमेरिका के होटल हर्डन में हिंदी अकादमी दिल्ली में भी आयोजित इसे किया गया। डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी एक प्रतिष्ठित कवयित्री भी हैं। आप बहुत खूबसूरत कविताएं कहती हैं, लोगों के दर्द को बड़े नजदीक से महसूस करती हैं और उसे अपनी कलम से उकेरती हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, सुनी सुनाई या कही बात नहीं। मैंने बहुत बार आपकी कविताओं को सुना और पढ़ा है। और 43 वर्ष आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में प्राध्यापिका रही हैं और कार्य प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के बाद अब आप पूर्ण रूप से कला और साहित्य सेवा में संलग्न है और उसके साथ साथ अपने बच्चों की सेवा में भी
संलग्न है, उनके आसपास अपना प्यार बांट रही है। आपका इस देवशील मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, तहे दिल से आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। इसके बाद मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे अध्यक्ष कह ले या आज के हमारे बड़े कह ले, सभी कुछ आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी का। तो आपके बारे में तो क्या ही कहूँ, साहित्य जगत के मील पत्थर हैं आप। आपका नाम ही काफी है आपके परिचय के लिए। डॉक्टर हरीश नवल अपने आप में एक शख्सियत है, एक मील पत्थर है, हमारे देश का गौरव है आप। और हम गौरवान्वित होते हैं आपके साथ मंच से जुड़कर, या आपका नाम अपने देश के साथ जुड़ा पाकर, अपना नाम आपके साथ जुड़ पाकर। आपकी 30 पुस्तकें हैं, 9 संपादित पुस्तकें हैं, लगभग 2000 रचनाएं देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 50 देशों में आप भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप 41 वर्ष तक आपने अध्यापन किया है। आपको युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है भारत सरकार का। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सहित 12 राष्ट्रीय और 6 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। इंडिया टुडे, एनडीटीवी, हिंदी वार्ता में आपकी संबद्धता है और भारत सरकार की प्रतिष्ठित पत्रिका के आप संपादक रहे हैं। न जाने कितने देशों में आप अपने देश का परचम लहरा चुके हैं, कितनी किताबें आपके संपादित हो चुकी हैं, और व्यंग्य की दुनिया के आप एक जाना माना टॉप ऑफ लिस्ट आप एक नाम है। आपका स्वागत करते हुए हम बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका करते हुए। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी कविताओं की ओर, छोटी छोटी बातों की ओर। तो आज हम ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे आस्था नवल जी को, दीदी सुधा स्नेह नवल जी को और हरीश नवल जी के संस्मरण। तो आप लोगों को सुनने के लिए सबसे पहले कविता की बात करती हूँ कि कविता क्या है। कविता मानवीय क्रिया व्यापारों को रूपांतरित करने के लिए शब्दों की एक साधना है। ऐसी ही साधना आप लोग कर रहे हैं। जनता की भावधारा में जो कभी डूब जाता है, उसके साथ जो कभी बह जाता है, वह उतना ही लोकप्रिय और संवेदनशील हो जाता है। ऐसा ही रही है आस्था जी आप भी। लोगों की भावनाओं में आप रही हैं। उन भावनाओं, क्योंकि आप उन्हें दिल से महसूस करती हैं, तभी आपके शब्दों में भी वही मिठास और वही अपनापन नजर आता है। कविता बारिश की बूंद की तरह लगती है आस्था मुझे तो कभी कभी, जो आसपास की सारी अशुद्धियों को धो देती है, दिलों से निकलती है, दिलों को छूती है, और फिर हमारे आसपास आंखों से कभी अश्रु बहकर और कभी शब्दों से कागज बदकर निकल पड़ती है। तो इसी तरह की कविताएं आप कहती हैं, कुछ छोटी छोटी, कुछ बड़ी बड़ी। अपनी आसपास की बातों को अपनी कविताओं में कह देना आपकी बहुत बड़ी खूबी है। चलिए बढ़ते हैं आस्था जी की तरफ और उनसे सुनते हैं उनकी छोटी छोटी कविताएं, इस एक शब्द के साथ, इस एक शेर के साथ कि अपने माँ बाप की जान है बेटियां, फिर भी सच है कि मेहमान है बेटियां, और मत समझना इन्हें मोम की तितलियां, मत समझना इन्हें मोम की तितलियां, जिद पे आए तो तूफान है बेटियां, जिद पे आए तो तूफान है बेटियां। आपका स्वागत करती हूँ आस्था। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और एक ही स्क्रीन पर अपने माता पिता को देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इतना कुछ बोल दिया है कि अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि जितना परिचय आपने दिया है उसको मैं कायम कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि माता पिता आज मंच पर हैं साथ में। तो सबसे पहले मम्मी की एक बेहद पसंदीदा कविता है, उससे शुरू करती हूँ। चिड़िया फुर। वैसे मुझे पता नहीं है पैटर्न क्या है, मुझे लगा था हम सब बातचीत करेंगे शायद। कविता भी सुनेंगे। ठीक है। चिड़िया फुर। मेरे घर रोज आती है एक नन्ही सी चिड़िया, दाना चुगती है, बरांडे में कुछ देर मटकती है, किसी की आहट सुन फुर से उड़ जाती है। इससे पहले मैं बता दूं आगे पढ़ने से पहले कि हम दो बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन इटली में रहती है और मैं अमेरिका में। माता पिता आजकल अमेरिका में आए हुए हैं, पर वैसे वो भारत में रहते हैं। मेरे घर रोज आती है एक नन्ही सी चिड़िया, दाना चुगती है, बरामदे में कुछ देर मटकती है, किसी की आहट सुन फुर से उड़ जाती है।
कई बार इंतजार करती हूँ उसका, पर वो मेरे रहते कभी आती ही नहीं। जब जब मैं हम्म, छिपकर उसे देखती हूँ, मुग्ध होती हूँ, मुझे खुद में मेरी माँ नजर आती है। मुझे क्या खुद बात। में मेरी माँ नजर आती हैं। वो भी तो देखती थी अपनी दोनों चिड़ियों को, ऐसे ही मुग्ध होकर, जो फुर्र से उड़ गई हैं उसके आंगन से। क्या क्योंकि आपने शुरू ही ऐसे किया था कि बेटियां मेहमान होती हैं। बात। पिता पर कविताएं वैसे अब तो हम्म, खूब लिखी जाने लगी हैं, क्योंकि जब से फादर्स डे का चलन हुआ है, जी लेकिन जी जी। माँ पर कविताएं ज्यादा लिखी जाती हैं। बापू। जी। जी। एक कविता है मेरी पिता पर, वो भी असल में मेरी स्वागत। माँ को ही बहुत पसंद है। आधार। स्वागत है। थामा था मेरे हाथों को बचपन से जिसने, मेरे नन्हे हाथों को पहचान थी उन खुरदुरे पर गर्म हाथों की। मेरे आह, छोटे से हाथ उसकी उंगली पकड़ पार किया करते तूफान से अधिक भयावह सड़कें। वो हाथ मेरे संबल थे, वही हाथ उठाते रहे वर्षों तक मुझे गोद में। उनके कंधे सहते रहे मेरा भार, बिना किसी मांग या आशा के। उनके कंधे सहते रहे मेरा भार, बिना किसी मांग या आशा के। मगर मेरी आंखें संजोती रहीं सपने, बड़ा क्या होने बात। के, बनने को मजबूत और बन जाने का एक दिन उन्हीं प्यार युक्त गर्म हाथों का सहारा। पर पहली बहुत बार अपने किसी सपने को पूरा होते देख मैं भयाक्रांत हुई। इससे अधिक पीड़ा और असहाय कभी महसूस नहीं हुआ। लगा जैसे तोड़ दी गई हो रीढ़ की हड्डी और कहा जा रहा हो चलने को बिना सहारे के। डगमगा गया आत्मविश्वास जब अचानक मेरे पिता ने आज घबरा कर थाम लिया मेरा हाथ सड़क पार करते हुए। क्या बात। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। मुझे कितनी कविताएं सुनानी है। अभी आप 10 मिनट पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आस्था जी, मैं 1 मिनट हमारे साथ दर्शक दीर्घा में जो लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत कर लूं, क्योंकि जी। आपका यहाँ होना इस रात के समय में बहुत हमारे लिए उपलब्धि है, हमारे लिए बात की बड़ी बात है, क्योंकि मेहमान जो हमारा आता है वो जान से प्यारा होता है। आप यहाँ हैं तो हमारे सभी का यहाँ होने का कोई औचित्य भी है। कामेश्वर केसिंग जी कमाल आपकी कविता के लिए कह रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं। कल्पना सी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कितना सुसंस्कृत और सुखी परिवार, आप सबका मंगल हो, ऐसा कल्पना जी कह रही हैं। कल्पना जी, आपका भी मंगल हो। सुनैना श्रीवास्तव जी, आनंदा पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देवशिल मेमोरियल, हर घर की बेटी की भावना, ऐसा देवशिल जी कह रही, देवशिल पेज कह रहा है, यानी रश्मि जी कह रही हैं। हीरो बदामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं। सविता जी आस्था जी को नमस्कार कर रही हैं, आपको भी नमस्कार। राज कांता जी भी नमस्कार कर रही हैं। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमंग सरेन जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम बढ़ते हैं अगली कविता की तरफ। आस्था से हम सुन रहे थे पिता के बारे में, और मैं ये मानती हूँ कि पिता कोशिश भी कर ले तो वो हुनर हासिल नहीं कर पाएंगे, मगर माँ जानती है कि भूखे बच्चों को कैसे सुला दिया जाता है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो दो छोटी छोटी सी है, उनको सुनाती हूँ। पैबंद। जी। माँ ने बताया था लगा लेना पैबंद फटे कपड़े पर। माँ ने बताया था लगा लेना पैबंद फटे कपड़े पर और टूटते रिश्तों पर भी। आह, पैबंद लगाने से बच तो गए कुछ कपड़े और रिश्ते भी, लेकिन उनकी मौजूदगी ने कभी भूलने ना दिया कि इनके नीचे से कपड़ा फटा है और रिश्ता टूटा ही। क्या बात, क्या छोटी बात है, क्या सी। बात। इन चार और पंक्तियों में इतनी गहरी बात आप कहती हैं, ये आपकी कविता की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो मैं जितने भी दर्शक दीर्घा में लोग हैं उनसे कहूंगी कि एक भी शब्द आप मिस ना करें, क्योंकि एक शब्द के भी इधर उधर होते उस कविता का भाव पूरा खत्म होने वाला है। तो आप पूरे ध्यान से और दिल से इन कविताओं को सुनें। जी, आप सर। एक और है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बात होती है, पर्यावरण दिवस भी जी। मनाया जाता है। तो शीर्षक है ग्लोबल वार्मिंग। काश
मेरी यादों का जंगल, काश मेरी यादों का जंगल, आंखों का पानी और तन की ठंडक मैं दे पाती प्रकृति को। काश मेरी यादों का जंगल, आंखों का पानी और तन की ठंडक मैं दे पाती प्रकृति को, और बचा लेती सृष्टि को पानी की कमी, वनों के अभाव और निरंतर बढ़ते ताप से। क्या बात, क्या बात। तो एक आस्था जी, इसके साथ ही हाँ, कविता आप सुनाइए। उसके बाद हमें आप अपनी कोई पहली कविता के बारे में भी बताइए कि जब आपने अपनी पहली बार कविता लिखी सर अपने टूट मम्मी करके पापा आवाज है। जिसको भी आपने दिखाई, तो आपको कैसा रिएक्शन मिला, कैसा आपको लगा कि फर्स्ट टाइम जब आपने कविता लिखी होगी? आप उसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। और आप बिल्कुल। माइक म्यूट कर लें, कहीं से इको आ रही है। बाकी लोग आप माइक म्यूट कर। जी, असल में हम सब एक ही घर में हैं, तो अच्छा। अपनी वजह से तो बहुत दूर-दूर बैठे हैं, पर एको इसीलिए आ रही होगी माइक शायद। माइक म्यूट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मुझे लगता जी, है। जी। जी। तो पहली कविता, जैसे कि सब बच्चे होते हैं और उनको सबसे अच्छे अपने दादा-दादी, नाना-नानी लगते हैं। तो मेरे जी। दादाजी नहीं थे, लेकिन परदादाजी थे। तो अच्छा। परदादाजी पर मेरी पहली कविता थी, दादाजी भई दादाजी, कितने प्यारे दादाजी, ऐसे करके कुछ हम्म। लिखा था। कुछ और पंक्ति है जी। बहुत की मिली थी, खूब प्यार हम्म। मिला था। और मुझे ऐसा लगता है कि भाव सबके मन में होते हैं, लेकिन जिसको थपकी मिल जाती है वो आगे बढ़ जाते हैं, जिनको नहीं मिल हम्म। पाती तो वो नहीं लिखते हैं। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। सारा श्रेय जो मंच पर आसीन दोनों माता-पिता हैं मेरे, उनको ही जाता है लिखने का, बिल्कुल। क्योंकि भाव तो सभी के मन में होते हैं। और फिर उसके बाद एक कविता थी नाना जी पर, क्योंकि नाना जी का हम्म। 75वां जन्म दिवस मनाया गया था। नाना जी भी बहुत बड़ी हिंदी साहित्य की हस्ती थे, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो अरे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कविता लिखी, और फिर जब नाना जी से भी सराहना मिली तो लगा अच्छा इसमें तो कुछ बात है। कुछ बात है। क्या और बात एक है। कविता जो ऐसे ही दादा और नाना से हटकर, शायद मैं छठी या पांचवी कक्षा में थी, तो मैंने हम्म। लिखा, कभी-कभी मैं सोचती हूँ ये जीवन क्या है? कोई हम्म। तो मुझे बताए ये जीवन क्या है? क्या जीवन, कभी जीवन अ, खोखला लगता है, कभी भरा-सा लगता है, ऐसा कुछ करके। और जब मैं अपनी मम्मी के पास गई, तो हम्म। उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया कि हाय मेरी छोटी-सी बच्ची ऐसे कैसे। जीवन से इतनी गहरी बात है। हाँ, और फिर जब मैं अपनी दादी के पास गई उनको ये कविता सुनाने, तो उन्होंने कहा जीवन है, हँसो, खेलो, खुश रहो। हम्म। तो इस तरह के हमारे घर में ऐसे, यही मेरे आज तक भी प्रथम श्रोता मेरे माता-पिता ही होते हैं, किसी भी अच्छा, आज भी कविता। जी, आज भी। रचना के। अ, और अभी तो ये मेरे ही घर में है तो बहुत अच्छा है, तुरंत मैं सुना सकती हूँ। नहीं तो जब समय का क्योंकि गैप है, तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि वो लोग कब सो के उठेंगे तो मैं अपनी कविता सुनाऊँ। क्या। जी, तो बस ऐसे ही फिर कविता लगा कि कभी ऐसा लगा नहीं मैं कविता लिख रही हूँ, सबने बाकियों ने बताया कि अरे ये तो कविता है। और बचपन से मेरी बड़ी बहन जो है वो डायरी लिखती थी, उनको देखकर अच्छा। मैंने डायरी लिखना सीखा। वो मंच शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। इतने में हीरो बदामी जी कह रहे हैं, पिता सूर्य और माँ पृथ्वी के समान है। और अभी एक लड़ीवाल जी का एक कमेंट था कि जिस माता ने अपनी बेटी को पैबंद लगाना सिखाया, उसने जिंदगी के फटे पुराने कपड़ों पर उसने बहुत अच्छी सीख उनको दी। ऐसी माता को हम नमन करते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि ये नेटवर्क में प्रॉब्लम शायद कुछ है, मेरे नेटवर्क में है या कैसे? सुधा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुधा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरीश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं?
शायद नेट की कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जल्दी ही हम फिर से जुड़ेंगे आस्था नवल जी के साथ, स्नेह सुधा नवल जी के साथ, डॉक्टर हरीश नवल जी के साथ। तो बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही थी अभी अभी, और बहुत से कमेंट्स जो है वो आगे स्क्रॉल हो गए हैं। आस्था जी, सुंदर कविताएं, आपकी शुभकामनाएं। एक फेसबुक यूजर का ये कमेंट है। डॉक्टर भूदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम जल्दी ही फिर से जुड़ेंगे अपने मेहमानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो कुछ चलता रहता है, नेट की प्रॉब्लम है, नेट के साथ कोई खेल नहीं कर सकता। चलिए, जब तक मैं कुछ कमेंट लेती हूँ, कल्पना गुप्ता जी कह रही है, आस्था जी सुंदर कविताएं आपकी और शुभकामनाएं। और आस्था की कविताओं में हर बेटी की माता पिता के प्रति भावनाओं की झलक मिलती है, ऐसे लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाल जी कह रहे हैं। राजपाल यादव जी आदरणीय हरीश जी का स्वागत कर रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। तब तक सोनिया जी आपको सुना दी, ऐसी आनंदा जी ने बोला है। चलिए, मैं आपको तब तक मैं भी आज एक कविता ही सुनाती हूँ। तो एक छोटी सी कविता मैंने कहने की कोशिश कुछ यूं की है कि क्या देखा है तुमने कभी 2 रुपए में बिकता बचपन? क्या देखा है तुमने कभी 2 रुपए में बिकता बचपन? भले ही तुम्हें ये अकल्पनीय लगे, भले ही तुम्हें ये अकल्पनीय लगे, किंतु क्रूर सत्य है ये। जब पहाड़ों से उतरकर दशहरे के मेले में आई वह बाला टकटकी लगाकर देखती है और बिखरे बालों को संवारने के लिए लाल हरे फीते को, तभी तभी कुत्सित मनोभावों से तभी कुत्सित मनोभावों से अनजान पहाड़ की वो बेटियां महसूस नहीं कर पाती महाजनों के गंदे इशारों को। तभी स्नेह की लालसा में तभी स्नेह की लालसा में और फीता खरीदने के आश्वासन में वो चल पड़ती हैं पहाड़ी के उस पार। वो चल पड़ती हैं पहाड़ी के उस पार, बिना महाजनों की मंशा जाने वो चल पड़ती हैं पहाड़ी के उस पार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बहुत बहुत शुक्रिया देशी। और क्या सुनाऊं फिर मैं आपको अब। तो एक गजल का एक मतला और एक शेर कहती हूँ कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। और निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। और तसल्ली दे मेरा साया मुझे अच्छा नहीं लगता, तसल्ली दे मेरा साया मुझे अच्छा नहीं लगता, हमेशा तरबतर खुददारियों से मेरे नाले हैं, हमेशा तरबतर खुददारियों से मेरे नाले। बहुत बहुत शुक्रिया सुनैना श्रीवास्तव जी, रेणुका जी बहुत बहुत शुक्रिया, नंदा पाटिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, रेणुका श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करते हुए। तो मुझे गजल के लिए तो फिर अपने कुछ कागज निकालने पड़ेंगे। तो आप गजल सुनना चाहते हैं? चलिए, मेरे सामने ही मेरे कागज आ गए हैं, तो मैं आपको एक तो गजल सुनाती हूँ जब तक। ये मेरे मन की गजल है, शायद कोई जुड़ने वाला है हमारे साथ, तो हम स्वागत करते हैं पहले उनका। जी, आस्था जी हमारे साथ वापस जुड़ चुकी हैं, आपका आस्था जी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये नेट में कभी कभी धन्यवाद। बहुत प्रॉब्लम करता है। इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने फोन जी, से किया, देखते हैं कितना रहता है। कोई बात नहीं, आप चलिए फटाफट हम आपको सुन लेते हैं जल्दी से फिर से एक बार। तो आस्था जी हमारे बीच में है, हरीश जी, आस्था जी और मैडम का हार्दिक अभिनंदन, राजपाल यादव जी आपका भी अभिनंदन, आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए आस्था जी की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। आस्था जी, आप एक तो कविता हमें और सुनाए, तब तक देखते हैं शायद सुधा जी जुड़ पाए। जी, चलिए, हमारी अच्छी बातचीत हो रही थी, ऐसा कभी नहीं होता, जी पता नहीं क्या हुआ।
हाँ, कभी कभी हो जाता है। मैंने सोचा था चलिए कुछ बातचीत, बचपन की यादें ताजा करें, साझा करें। इतने में जी। तो आप दोनों बहनों का झगड़ा भी होता था? मेरी बड़ी बहन बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा। ज्यादातर बड़ी बहन बड़ी रोवीली होती है। झगड़ा होता था, जी जी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ हम्म, कुछ मन मुटाव रहे। हाँ, बस एक बात मुझे बहुत जी। अखरती थी कि वो स्कूल से आते ही अपनी सारी बातें बताती थी, और जब मैं शुरू होती थी कहती थी चुप कर सो जा। हम दिन में सोते थे, तो बस वो मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। बोलने का मौका नहीं मिलता था। चलिए, बहुत बढ़िया। शायद मैं मंचों पे बोलने लगी। हाँ, इसीलिए आपने फिर बोलना शुरू किया, हमने यूट्यूब चैनल बना लिया अपना, अब हम मन से बोल सकते हैं। चलिए, आप कविता बिल्कुल। सुनिए। जी। एक थोड़ी संवेदनशील कविता है, अजन्मी बेटी। ओ मेरी अजन्मी बेटी, तुम क्यों नहीं जन्मी? मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटों से, मेरे दो बेटे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटों से, निहारती हूँ, दुलारती हूँ, पर कई बार याद करती हूँ तुम्हें। अपनी माँ से देर तक बात करती हूँ, और महसूस करती हूँ उसकी खुशी, जब देखती हूँ अपनी दीदी और उनकी बेटी कपड़े या झुमके बांटते हुए। तब बहुत सोचती हूँ कि तुम क्यों नहीं जन्मी मेरे पास। ओ मेरी अजन्मी बेटी, लज्जाओं से देखती हूँ उन माँओं को जो कंजक के दिन अपनी बेटी को पूज, देखती हूँ जब अपने बेटों को की खाली रक्षाबंधन के, तब तक तुमसे लड़ने को जी करता है। जब जब हम्म, सुनती हूँ बेटियों के किस्से खत्म नहीं होते कभी, वो बताती हैं एक एक स्कूल और सहेली की बात, तो पूछती हूँ अपने बेटों से मैं भी कई सवाल, जो बस हाँ या ना में ही कर देते हैं सारे जवाब। ओ मेरी अजन्मी बेटी, कहीं पढ़ लिया था क्या तूने अखबार? ओ मेरी अजन्मी बेटी, कहीं पढ़ लिया था क्या तूने अखबार? क्या जान गई थी तू भ्रूण हत्या और बलात्कार की सारी बात? क्या भाप आहा, गई तू आने से पहले ही समाज में होने वाला देह व्यापार? जब जब ओहो, देखती हूँ ऐसी खबरें, जब जब महसूस करती हूँ कई परतों में महिलाओं पर होता अत्याचार, तो अक्सर सोचती हूँ, अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ तू नहीं जन्मी मेरे पास। कैसे समझाती तुझे दोगले समाज की कोई भी बात, अच्छा हुआ तू नहीं मेरे पास। कैसी समझाती तुम्हें दोगले समाज की दोगली बात। बहुत बहुत मार्मिक, संवेदनशील, लेकिन कड़वा है, लेकिन सत्य है। तो इसे, ऐसे सच को कलम से बांधना भी बड़ी हिम्मत की बात है। आस्था जी, जो आपने किया है, आपको धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं इस छोटी सी उम्र में ऐसी सुंदर कविताएं कहने के लिए। और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सुधा जी हमारे साथ जुड़ पाएंगे, तो वो हम कोई इनसे भी कुछ सुनते हैं। अच्छा, वर्कशॉप कोशिश करें। ठीक है, आप पढ़िए, आप पढ़िए तब तक। कल्पना जी बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं, और बहुत सुंदर सृजन, आवाज थोड़ी सी कट रही है, कोई बात नहीं। और राजपाल यादव जी क्या बात कह रहे हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है। इससे पहले कि स्वागत तो चलता रहेगा, आप कविता सुनाएं, क्योंकि हमें बड़ा खतरा सा नजर आ रहा है, इसीलिए हम सुनना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। जी। एक कविता है बायफोकल। सुना था जी। 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है। सुना था 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है। एक ही चश्मे में दो अलग अलग चश्मे होते हैं। पता है कि इस उम्र में दो अलग अलग चीजें एक साथ दिखती हैं। तब पता क्या नहीं बात। था कि उम्र में दो अलग अलग चीजें एक साथ दिखती हैं। बच्चों की उम्र बढ़ती दिखती है, माता पिता की उम्र घटती दिखती है। क्या बात। पड़ोस की क्या बात। क्या। पड़ोस की बच्ची जो बिन बात गोदी चढ़ जाती थी, अब अक्सर दोस्तों में बिजी दिखती है। और वो पड़ोस की चाची जिन्हें हम चिर युवा कहते, चाचा जी के बिसर जाने से अचानक वृद्ध दिखती हैं। एक ही दिन में बच्चों की बर्थडे में जाते हैं, और चाचा जी की बरसी पर भी। जन्मदिन पर बीते लोगों को याद करते हैं,
बरसी पर बच्चों के बढ़ते दोस्तों की चर्चा करते हैं। बड़ी अजीब सी उम्र है, केवल आंखें ही बायफोकल नहीं, रिश्ते, एहसास, अनुभव सब बायफोकल हो रहे हैं। 20 की उम्र अच्छा। में लगता हमने सब जान लिया। 20 की उम्र में लगता था हमने सब जान लिया। 40 में लगता है अभी कुछ पता ही नहीं। सुना था 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है। क्या खूबसूरत, कितनी गहरी बात, इतनी छोटी उम्र में और इतनी बड़ी बात कहना। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको इसके लिए, बहुत तो बहुत बधाई आस्था जी। है कि पापा तो जुड़, तो हम उनसे सुन लेते हैं इससे पहले वो जी विस्तार। हाँ। इससे पहले कि कुछ हो तो चलिए हम सोनिया बढ़ते जी हैं नमस्कार। और जितने जी, नमस्कार। जितने मित्र यहाँ पधारे हैं उन सबको मेरा भावभीना प्रणाम। थोड़ी सी तकनीकी व्यवधान हो गया है, तो मैं भी जी। आईपैड से अब मोबाइल पर आ गया हूँ। उधर शायद सुधा जी भी अभी आ जाएंगी। हम सब अलग अलग कमरों में बैठे हैं लेकिन बाइफोकल नहीं हो पा रहे। आस्था की कविता इतनी अच्छी चल रही थी कि अब उसके सामने जी तो मैं क्या, ऐसा ना कि मेरे घर में दोनों बड़ी अच्छी कवित्रियां हैं। अब जी उनके सामने मेरी कविता तो थोड़ा सा सांस उसकी उखड़ी रहती है। हमने सोचा था कि आपने कहा था ना कि एक मुलाकात, तो मुलाकात में जी मैं सोचा बातचीत करेंगी, कुछ पूछेंगी जी इत्यादि इत्यादि। जी। तो उसके लिए देखिए सुधा जी भी आ गई। स्वागत है सुधा सुधा जी। जी आगे हमारे भी। प्रणाम। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। तो हमने देखिए आपको अलग अलग कमरों में बंद करके और इस स्क्रीन पर एक साथ जोड़ दिया है। हाँ, तो ऐसे काम भी हम धन्यवाद। करते रहते हैं। तो वैसे अब घर में एक साथ थे तो एक डिनर टेबल से, डाइनिंग टेबल से उठा के अलग कमरों में बांध के और फिर हाँ स्क्रीन से हाँ, एक साथ जोड़ जी दिया। जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अब है। तो सुधा जी आ गई हैं, मैं अंतर्धान हो जाता हूँ। तो सुधा जी हम आपकी ओर बढ़ते हैं और आपकी खूबसूरत कविताएं सुनते हैं कुछ। और अभी आस्था जी जैसे जन्मी बेटी की बात कर रही थी तब जहन में यही आता है कि नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। अनबूझ पहेली ये ऐसी, सदियों से जो ना सुलझ सके, क्यों कन्या हत्यारी एक नारी है। नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। और अगर ये कलम की ताकत आस्था जी की तरह हो जाए या सुधा जी की तरह कलम सच बयानी करने लगे, आसपास की दर्द और संवेदनशील संवेदनाओं को उकेरने लगे, तो शायद नारी भी मजबूत हो जाए, अपनी जमीन और अपना आसमान पाले और बहुत सी समस्याओं से हम जूझ सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं खूबसूरत सी संवेदनशील और सुंदर कविताओं के साथ आदरणीय सुधा नवल जी के साथ तरफ। तो आप हमें बताएं कि आपने पहले चित्रकारी की या पहले कविताएं कही। सुधा जी फिर से अंदर ध्यान हो गई है और फिर से उनके नेट में शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो हरीश जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो आप कृपया सामने आ जाइए। तो चलिए हम आपकी तरफ ही बढ़ते हैं, आपसे ही कुछ सुनते हैं कि कुछ नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए। कुछ नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए। भीड़ में सदियों के लम्हों के खजाने खो गए। भीड़ में सदियों के लम्हों के सोनिया खजाने। जी, फेसबुक पर मैं तो आपकी गजलों को सुनता हूँ, जो बड़े बड़े गायक गा रहे होते हैं, बड़े बड़े संगीतकार साधना कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है कि ये गजल हमारी सोनिया अक्स ने लिखी है, तो बड़ा गर्व अरे महसूस होता है। चलिए तो मैं, हम उन पलों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपने भारत में अपने बच्चों के साथ जब बिताए, और जिस तरह से आप जब बाहर से आते थे कोई बहुत बड़ा सम्मान लेके या ऐसा कुछ करते तो घर का माहौल कैसा होता था। कोई वैसा संस्मरण आप हमें सुनाए सोनिया और जी, कैसे आप अपने बच्चों के साथ अपने बांटते हाँ थे जी। सोनिया जी, क्या है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि देखिए, माता पिता तो सबके बहुत अच्छे होते ही हैं, लेकिन जी जी पति अच्छा मिले, पत्नी अच्छी मिले, बच्चे अच्छे निकले, इसमें जी कभी कभी कई कुछ परिवारों में व्यवधान हो जाता है। लेकिन ये जी मेरा सौभाग्य है कि मैं तो जैसा भी हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत अच्छी हैं। और मैं क्या कहूँ, तो दुनिया जानती है, उन्होंने इस पूरे घर मेरे को साथ एक अनुशासन में ढाल दिया। हम सब भी उसी तरह से, है ना। और जब बच्चे हुए हमारे अन्विता और आस्था, तो वो दोनों भी बहुत अच्छी हैं। अन्विता अंग्रेजी में लिखती है, अंग्रेजी की एक पत्रिका जी। की संपादिका है, वैसे वो हिंदी की अरे प्रोफेसर है मिलान यूनिवर्सिटी में। और क्या। आस्था जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के
टॉपर है, दिल्ली मिरांडा हाउस में भी प्रोफेसर रह चुकी है, और यहाँ भी वो मैरीलैंड के कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाती रही है। और क्या बात। यानी अन्विता एक फैशन डिजाइनर भी है। देखिए आपको जी एक सर, बात अरे वाह। बताता हूँ। हाँ वो हाँ, वो उसने वो भी निफ्ट से किया हुआ है, लेकिन वो अरे क्या बात। वो मुखरित नहीं होती, वो थोड़ा वो थोड़े मम्मी पर गई है कि उसको ठेल कर लाना पड़ता है, तो वो मेरे पास नहीं, तो इसलिए मैं सुधा को तो ठेल ठाल के ले आता हूँ, है ना। और आस्था मेरी जैसी, बल्कि मैं आस्था जैसा हूँ तो उसमें हम दोनों का चलता है। तो ये आपने जो पूछा उसमें ऐसा होता है कि जैसे ही कोई पुरस्कार मिलता था, और ईश्वर की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से और दोस्तों की शुभकामनाओं से बहुत मिलते जा रहे हैं, अभी भी मिलते हैं। जी जी लेकिन जी। सबसे अच्छा क्षण होता था कि जब मैं घर में कोई लेकर आया पुरस्कार, अभी मैं शादी से पूर्व से ही आरंभ करता हूँ, तो मेरी माँ बड़ी खुश होती थी। तो उन्होंने कहना जी वाह, उनकी आंखों में जो भाव आते थे उसको देख कर के बहुत अच्छा लगता था। और मेरे दादाजी दादी जी साथ थे, तो दादाजी भी शायर थे, स्वतंत्रता जी सर। सेनानी थे, उनका बड़ा नाम था, तिब्बिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। वो तो वो ऐसे थे जिनकी छत्र छाया ने हम लोगों को बहुत विकसित किया। तो जैसे मैं उनके चरण छूता था और उनको पुरस्कार देता था, तो वो अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल के देते थे, चाहे वो 2 का नोट हो, अच्छा। चाहे 5 का हो, चाहे 10 जी का जी। हो, तो देकर के बड़ी शाबाशी दिया करते थे। तो वो याद है। और जब मुझे बड़ा पुरस्कार मिला युवा ज्ञानपीठ, तो दादाजी जी। साथ ही गए थे, और शायद हो सकता है वहाँ जितने लोग आए थे उनमें वो सबसे बड़ी उम्र के भी हों। तो मैं देख रहा था कि कितने गर्वित थे कि उनका जो पौत्र है वो ठीक बढ़ रहा है। उनकी यही चिंता थी, क्योंकि मेरे पिता तो बहुत पहले चले गए थे, 5 साल का ही था केवल, और मेरे बड़े भाई 7 साल के थे, और मेरी बहन केवल 2 साल की थी। तो वो सारा बोझ तो दादा दादी ने उठाया, माँ का तो था ही, माँ का तो चल रहा, वो तो जुटी रहती थी सारा दिन। तो लेकिन जो हमें विकसित किया, आगे प्रगति पथ पर जो लेकर गए, वो दादाजी थे। दादी जी भी फिर जल्दी चली गई, वो नहीं रही, तो दादाजी साथ थे, हम उनके साथ थे, अरे उनका सानिध्य मिलता था। हम उनके साथ तो थे। हाँ, और बाकी जब विवाह के बाद, तो जैसे इसमें कोई शक नहीं, आज भी जब कोई पुरस्कार मिलता है तो उस दिन सुधा बहुत प्यार करती है वो अच्छा। कहती कि आज एक अच्छा काम। अच्छा काम और अच्छा काम हो रहा। ये बड़ी अच्छी बात है कि पुरस्कार और इतने सम्मान मिलने के बाद भी हर सम्मान नया है, और जिसको हर जिसको हम, सम्मान। हाँ वो सोनिया जी, वो कल ही सुधा ने मुझसे पूछा कि हरीश जी ये क्या बात होती है जी जी। कि कोई एक व्यक्ति में बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत खराब भी लगता है। मैं समझ गया था उसका इशारा किस पर है तो मैंने कहा कि भैया उसके खराब हिस्से ज्यादा होते होंगे, उसको छोड़ दो, जो अच्छे दिखते हैं ना उन पर टिके रहो। तो उनको जब ठीक है। तो जब वो पुरस्कार मिलता है तो सुखद क्षण होते हैं। तो मुझे अपने से जी। ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि जैसी सुधा देखेगी ना, तो उसने कहना ओ मेरे हैरी, तो मुझे प्यार से वो हैरी अच्छा। हैरी कहती हैं। वैसे वैसे डर्टी हैरी एक पिक्चर आई थी, तब उसके बाद की बात है इसलिए पता नहीं किसने कहती है, तो हैरी, तो वो गुड सुधा गुड को हैरी। बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी एकदम बहुत खुश होते थे। एक जाहिर सी बात है कि कोई भी उपलब्धि हो, और हम जी संयोग से हमारा हमारा परिवार ऐसा था कि जहाँ किसी ना किसी को रोज ही कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलते रहते थे, अन्विता हो, आस्था जी हो, जी सुधा हो, मैं हूँ। आस्था को भी बहुत पुरस्कार मिले, हेड गर्ल थी स्कूल की, बड़ा नाम था इसकी। जी जी। अन्विता को पेंटिंग में बहुत मिले। तो वो बहुत अच्छा लगता था। मैं कहीं इसी में ना बोलता चला जाऊं, इसलिए हम अपना दूसरा सवाल कर लीजिए। नहीं, सवाल क्या, बस यही बातें सुनने में ही, बातचीत में ही मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम घर में एक साथ बैठे हैं और एक हल्की फुल्की सी बातचीत कर हाँ, रहे हैं। तो एक तो छोटी सी कविता भी हाँ सुन लीजिए, है ना। हाँ, सुनाइए ना सर, बहुत कविता बहुत स्वागत है आपका। ये सुधा की बात हो रही, तो सुधा के लिए कविता है। अरे वाह, क्या बात है, हम क्या तो बात है। पात हैं सूखे, हम तो हम्म। पात हैं सूखे पतझर के, तुम पास जी। होती हो खिल जाते हैं, और दुनिया समझती है बसंत आ गया। क्या बात है, क्या बात है।
मैं तो ये चाहूंगी कि ये बसंत हमेशा आया रहे आप लोगों के जीवन में और आप एक दूसरे के साथ हमेशा बने। जी, हाँ आस्था ये तो। बहुत प्रतिभावान है बेशक। हम्म। चलिए, आप कविता सुनना चाहेंगे तो सुनिए एक और। एक और कविता का कविता। शीर्षक है अग्नि साक्षी। जी, एक आग सृजन की सोई हुई थी। देखिए, सबसे दुनिया में सृजन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कभी एक जी, कविता का अंश सुनाया कोख को लेकर के, स्त्री की, कि उसकी जी, अपनी होती है, जी, तो सृजन करती है। जी, तो सृजन जी, जो है वो सबसे बड़ा तत्व है दुनिया का, कि उसके जी, हम अभी कुछ अभिव्यक्त कर पाए और कुछ हम कहें और वो संप्रेषित हो जाए। तो एक आग सृजन की सोई हुई थी, प्रमाद आलस्य में खोई हुई थी। नहीं ज्ञात था उसे कि वह क्या कर सकती है, क्या कुछ प्रदान और क्या कुछ हर सकती है। आग चुप थी, अंधेरे में घुप थी। आग मानो दिया सलाई की डिबिया में बंद थी, पर चारों ओर छाई उसकी गंध थी। आग जैसे कोयले में होती है, आग जैसे मशाल में होती है, वैसी आग थी मेरे भीतर, जो धीमे धीमे सिमट रही थी, शांत थी, मानो मिट रही थी। सोई आग को कुरेदा तुमने। सुनिए जी, सोई आग जी, को कुरेदा तुमने। कुरेदा खोई तुम। आग खोई आग को सजग किया दोबारा तुमने। पहले चिंगारी थी पहले चिंगारी थी, तदंत बनी ज्वाला। तुमने उसे खंगाला, वह लपट बनी, धीमी गति सरपट बनी, और लो पलाश वन में आग लग गई, दिवाली में फाग सद गई। लो पलाश वन में आग लग गई, दिवाली में फाग सद गई। जाने अग्नि कुंड में तुम क्या सजाओगी, मेरे अग्नि शिव को महादेव सम बनाओगी। और फिर क्या अपनी आग से मेरी आग को बुझाओगी या बढ़ाओगी, बतलाओ ओ मेरी अग्नि साक्षी। क्या बात है, कहाँ से कहाँ कविता है। वाह, वाह, वाह। कैसे शुरुआत हुई और ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये यहाँ जाके इस तरह से टर्न लेके खत्म होगी। ये बहुत बड़ी खासियत है। डॉक्टर हरीश रावल जी हर रचना का बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। उसे सुंदर रचनाकार को उसे सुनकर रचनाकार को बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाल जी और हम्म। राजपाल यादव जी। सुधा जी, आप लोगों के संस्कार से बेटियां अवगुंठित हैं, बहुत अच्छा लगता है। निरंकार लोग हैं आप लोग। नवल सर, बहुत सुंदर कविता, वाह बेहतरीन। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रेणुका जी, पलाश वन में आग लग गई, बता बहुत देना कि मुझे कब खूबसूरत। तक कविता सुनानी है कहीं मैं आप और सुनाइए सर। यहाँ इतनी अच्छी कविता तो आज ही सुन रही हूँ, संस्मरण कवि तो फिर भी हमने सुने। हाँ, असल में क्या है कि जैसी शुरुआत प्राय हर लेखक की कविता से होती है, मेरी जी, शुरुआत कहानी से हुई थी और समानांतर रूप जी। से कविता से भी हुई। बाद में मैंने वो हम्म, व्यंग को चुन लिया और गद्य में व्यंग लिखने लगा, तो कविता थोड़ी सी हम्म। एक साइड में हो गई। मेरे पास इतनी कविताएं हैं कि जिनसे 3 संकलन बन सकते हैं, लेकिन वो अरे वाह। डर लगता है कि वो कविता संकलन करेंगे, ये हरीश नवल की कविता है भैया, तुम व्यंग ही लिखो। छपवा ही नहीं। लेकिन देखिए क्या होता है कि हमारे पास शब्द होता है ना? कभी हाहाकार करता हुआ, कभी अहंकार से भरा हुआ, कभी मदमस्त होता है, कभी पस्त होता है। कई तरह से हम्म, हम शब्द के रूप देखते हैं। तो मैं एक जी, आपको कविता सुनाता हूँ, शब्दातीत शब्द। जी सर, शब्द स्वागत। शब्द शब्दाती। सागर है, गहरा गंभीर गहन। शब्द सागर है, गहरा गंभीर गहन, जिसमें विसर्जित विचारों की नदियां शब्द नदी है। शब्द सागर है, गहरा गंभीर गहन, जिसमें विसर्जित विचारों की नदियां शब्द नदी है। शब्द नदी है, चंचल मदोन्मत्त प्रवाह मना, जिसमें दौड़ती है भावों की नौकाएं शब्द नौका है। शब्द नौका है, चलती डोलती संभलती, जिसमें समाहित है स्वदेश्य दिशा साधक पाल शब्द पाल है। शब्द पाल है, जिधर हवा उधर बहा, हवा के थपेड़ को सहा, पहुंचा दिया पार शब्द पार है। शब्द क्या पार है, उसी से उसी तक पहुंचाता है जो अपार है। शब्द अपार है।
शब्द अपार है, शब्दातीत है, निशब्द भी है कभी, शब्द केवल शब्द ही नहीं, बहुत कुछ और भी है अभी। धन्यवाद। क्या क्या बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और बहुत गहरी कविताएं आप कह रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये अभी आप लोगों को, जैसे आप खींच खाच के सुधा जी को लाते हैं, तो सुधा जी से ये गुजारिश है कि खींच खाच के आस्था जी, सुधा जी, आप इनकी कविताओं की पुस्तक का 1 या 2 संकलन जितने भी बनते हैं जल्दी से आप उन्हें छपवा दें। और फिर से आप इंडिया आए जल्दी से। अब तो बस मेरी यही तमन्ना है आप लोगों से मिलने की, बहुत 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 सारी तमन्ना है कि आप इंडिया आए और मैं आप लोगों से जल्द से मिलूं। और हम एक कविता सुन लेते हैं सुधा जी से। तो इनके मुझे नेट में थोड़ी सी लग रही है गड़बड़, इससे पहले कि कुछ हो, फिर हम दोबारा से आपकी तरफ बढ़ेंगे हरीश जी। तो सुधा जी, हम आपसे सुनते हैं कोई एक कविता। मैं स्त्री हूँ जी। मैं स्त्री हूँ, संपूर्ण, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा मैं ही हूँ। मैं स्त्री हूँ, संपूर्ण, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा मैं ही हूँ। मेरे ही रूप सृष्टि में व्यापक, पुरुष की पूरक, जन्मदायिनी स्त्री हूँ मैं। पुरुष मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं, पुरुष मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं, स्नेह देना, प्रेम करना उद्देश्य है। जीवन के पथ को पार करना है, अकेले नहीं सबके साथ चलना है। अंतरंग सखा होने का पुरुष और स्त्री ने वायदा किया था। संसार की सृष्टि और नई पौध की उपज के लिए दोनों मिले थे। सदियों से, युगों से, वर्षों से हम साथ साथ चले हैं, मैं और तुम, स्त्री और पुरुष। जितने मैं तुम्हारे बिना, उतने ही तुम मेरे बिना अधूरे हो। हम पूर्णता की खोज में जुट जाते हैं, एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। पुरुष की अर्धांगिनी हूँ, संतान दायिनी हूँ, परिवार, समाज, देश, फिर संपूर्ण सृष्टि हम दोनों से ही है और हम दोनों के लिए ही है। हम दोनों से ही है और हम दोनों के लिए ही है। तुम उन्नति करते हो, मैं हर्षित होती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम कुंठित हो जाते हो। क्या बात। तुम गलती करते हो, मैं क्षमादान देती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ, तुम त्याग देते हो। हम दोनों सृष्टि में व्याप्त सुखों और कामनाओं का भोग करते हैं। मैं माया, कपटी और त्याजी होती हूँ और तुम मेरा त्याग कर योगी बन जाते हो। क्या बात है। दोनों ही प्रेम करते हैं। तुम्हारा हृदय विशालता का प्रतीक होता है। यदि तुम कृष्ण या अर्जुन की भांति बहुत सी स्त्रियों से प्रेम करते हो, तब स्त्री की विशालता और पुरुष से प्रेम करने में नहीं, तुम्हारे प्रेम प्रसंगों को स्वीकारने में है। मेरे ही कोख से पुरुष का जन्म बधाई की बात और स्त्री का जन्म विषाद। फिर भी हम पूरक हैं, एक दूसरे के चिरकाल के साथी हैं। मैं अर्धांगिनी हूँ और तुम स्वामी हो। मैं अर्धांगिनी हूँ और तुम स्वामी हो। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और लोग कह रहे हैं कि हमने ये कविता पहले भी सुनी है, लेकिन हर बात दिल को छू जाती है, बिल्कुल छू जाती है, क्योंकि बिल्कुल सच्ची और आसपास के हमारे सच को उठाकर लिखे गए ये शब्द हैं, जैसे अभी हरीश रावल जी कह रहे थे। और उन्होंने खूबसूरत कविता का रूप लिया है। तो एक और कविता सुधा जी आपकी तरफ से। शोभा शर्मा जी, देवी से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी है, बेशक आपने कुछ खोया तो है, कोई बात नहीं, आप इसका रिपीट सुन सकते हैं। तो सुधा जी आपकी तरफ से एक और कविता सुनाती हूँ। अंतराल कविता का शीर्षक है। मुझे कहा जाता है कि बहुत पिछड़ गई हूँ मैं। बच्चों को अंधविश्वासी, पति को दकियानूसी लगती हूँ मैं। परिजनों को पुराने विचारों की, सहेली को रूढ़िवादी लगती हूँ मैं। क्या सचमुच पिछड़ गई हूँ मैं? मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या सचमुच पिछड़ गई हूँ मैं? हे मेरे पिता, क्यों दी तुमने मुझे ऐसी शिक्षा? हे मेरे गुरु,
क्यों दी तुमने मुझे ऐसी दीक्षा कि मुझे वही भाता है जो आदर्श की कोटि में आता है। हे मेरे पिता, क्या बात, क्यों दी तुमने मुझे ऐसी शिक्षा। हे मेरे गुरु, क्यों दी तुमने मुझे ऐसी वाह, दीक्षा कि मुझे वही भाता है जो आदर्श की कोटि में आता है। पर क्या कहूँ, पर क्या कहूँ उसे, मुझे तो पिछड़े लगते हैं बच्चे, पति, परिजन और सहेली। पर क्या कहूँ उसे, मुझे तो पिछड़े लगते हैं बच्चे, पति, परिजन और सहेली, जिनके लिए हूं मैं पहेली। मुझे लगते हैं वे भोले नादान, जो आधुनिकता के नाम पर न जाने क्या कुछ खोते हैं और खुद को सोचते हैं महान। सच कहूं, क्या मुझे तो बात वे है, ही पिछड़े लगते हैं, आगे की दौड़ में काफी पिछड़े लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि बार बार वृत्त वहीं पूरा होता है जहां से होता है शुरू। ऐसा क्यों होता है कि बार बार वृत्त वही पूरा होता है जहां से होता है जहाँ शुरू। से होता है जहाँ शुरू। जहाँ खड़े थे मेरे पिता, जहाँ खड़े थे मेरे गुरु, जहाँ खड़े थे मेरे क्या पिता, बात, जहाँ खड़े थे मेरे गुरु। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। इतनी सी बात में ही पूरी पहेली सुलझ के आ जाती है कि वृत्त वहीं से शुरू होता है जहाँ से खत्म होता है। क्या क्या बात है, बहुत खूबसूरत सुधा जी, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। और उसने जीवन भर बुना जिन रिश्तों का जाल, उसने जीवन भर बुना जिन रिश्तों का जाल, उनमें फंस कर रह रही जीवन भर बेहाल। ऐसी ही कुछ कविताएं आपकी थी। एक और कविता सुधा जी आपसे हम सुनते हैं और हम फिर पढ़ेंगे हरि जी। एक और कविता सुना देती हूँ। जी शीर्षक है गौतम। जी। अच्छा हुआ गौतम, अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अगर होते तो मेरे साथ अस्पताल की बेंच पर बैठ दुसाध्य रोगी, असमय वृद्ध और कई शब्द देखने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं व्यापता, और कई शब्द देखने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं व्यापता, और तुम बुद्ध बनने से वंचित रह जाते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ वाकई ही आज के इस माहौल को बहुत अच्छे से बांधा। अनुराग अगम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत खूबसूरत रचना आप कह रहे हैं। कल्पना जी आपकी रचनाओं की बहुत तारीफ कर रही हैं। आनंदा पाटनी जी आपकी रचनाओं की बहुत तारीफ कर रही हैं। अनुराग अगम जी, हीरो बधावनी जी, प्रतीक सदाचारी नारी अपने साथ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का आशीर्वाद लेकर आती है। राजपाल यादव जी, सुबोध शर्मा जी, रश्मि अभया जी, नीलंजन बनर्जी जी, सुधा शर्मा जी और जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं, काफी कमेंट्स ऊपर चले गए। आप सभी का सर की तरफ से, सुधा जी की तरफ से, आस्था जी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। आप बने रहिए और हम फिर से सुनते हैं हरीश नवल जी से एक सुंदर सी कविता। जब तक सुधा जी आप पानी पी लीजिए या थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा, तो हम हरीश नवल जी से एक और सुंदर कविता सुनते हैं। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत अच्छा। आप म्यूट हैं शायद, आप म्यूट हैं शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। या तो आप म्यूट हैं या कुछ नेट में प्रॉब्लम है। अपने टेक सपोर्ट को बुला रहे हैं मेरे हस्बैंड अच्छा ललित ग्रोवर। तो चलिए ललित जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम इस थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहे हैं रेड टी शर्ट में, उतना ही हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आस्था जी आप सुनाइए कुछ कविता तब तक, जब तक हरीश सर दोबारा जुड़ते, अगर आपके सामने है तो। नहीं तो हम सुधा जी से सुनते हैं फिर से। सुबोध शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजपाल यादव राज जी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कभी कभी होता है ऐसा कि नेट आज हमारी फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए हमने घूम घाम के उसको पकड़ रखा है अच्छे से और हम अपने कार्यक्रम को हम चला रहे हैं जैसे भी है, और वो लोग भी बने हुए हैं। तो आस्था जी आपका स्वागत। हमारे यहाँ अभी अभी स्कूल खुले हैं। अब जी की बार की छुट्टी, वैसे मुझे लगता है शायद पापा का माइक आ हाँ गया। क्या आवाज आ रही है जी आपको? जी 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 आ रही है, आ रही है। स्वागत है अच्छा, सर। तो हाँ फिर जी। क्या आस्था तो स्कूल खोल रही थी, मैं फिर कॉलेज खोलता हूँ। जी 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 हाँ जी, आप कॉलेज खोलिए। स्वागत है आपका। सोनिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके
कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। रश्मि, अभय जी और आपका ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम है देवशील का, जिनकी स्मृति में है, मैं उन दोनों को सादर नमन करता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम आप साहित्यिक करती हैं, बहुत उत्कृष्ट होते हैं। मैं कविता सुना रहा हूँ, एक थोड़ी सी लंबी कविता है, हम दोनों। मेरे मोहल्ले में एक आदमी था, पूरा मोहल्ला उसे पागल कहता था, लोगों के ताने और पत्थर वह सहता था, गंदा गलीच बिखरे बाल लाठी साथ, कभी कुछ उंगलियों पर गिनता, कभी चिल्ला चिल्ला कर अपना सिर धुनता, कोई पूछता क्या करते हो, क्यों इतना गंद भरते हो, वह हंसता, हौले से कुछ गुनगुनाता, 3 बार कहता गांधी को नहीं जानते और हे राम बोलता और फिर चुप हो जाता। एक दिन जब भारत बंद था, अपने चेहरे पर ओज और मन में मौज थी, छुट्टी का छुट्टा सा दिन था, क्या करूं, मैंने सोचा क्यों हाथ पर हाथ धरूं, चलो आज उस पागल से ही बात करूं, उसके साथ चाय पी उसका साथ करूं। वह मुझे देख मुस्काया, हिलाई उसने अपनी दुर्बल काया, मैंने भी मुस्कुराकर मानो दी ढील, तभी उसने जमीन पर रखी एक कील और बोला आओ आओ श्रीमान, आम आदमी आओ, इस सिंहासन पर बैठ जाओ, अगले चुनाव तक ऐंठ जाओ, इस पर रख देता हूँ कंबल, जानता हूँ समझोगे तुम उसे मखमल, राजा ने इसे भिजवाया है, खास तुम्हारे लिए मैंने दिल्ली से मंगवाया है। मैं कील हटाकर बैठ गया, मैं कील हटाकर बैठ कर पूछा भाई तुम यहाँ हो कब से? वह बोला सोने की चिड़िया के पंख अलग अलग हुए जब से। मैंने पूछा तुम यहाँ हो कब से? वह बोला सोने की चिड़िया के पंख अलग अलग हुए जब से, तब मैं नहीं था ऐसा, था तुम्हारे ही जैसा, मैं इधर, मेरे माँ बाप भाई उधर, अब ना जाने हम सब किधर। ऐसा कहकर मैं ताली बजाने लगा, बुक्का फाड़ कर गाने लगा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। क्या बात है, क्या बात है। हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मैंने टोका रुको तो जरा, ऐसी हालत कब हुई बताओ, मैं समझना चाहता हूँ मुझे समझाओ। उसने उत्तर दिया मेरी हालत को क्या हुआ है, मेरी हालत को क्या हुआ है, तुम सबसे अच्छी है, उसकी दुआ है, उसकी दुआ जो पहले सही सलामत और तंदुरुस्त था, पर पहले 47 और फिर 87 में दिल में उसके जख्म रिसने हुए थे शुरू, क्यों नहीं जानते और बनते हो बड़े गुरु। पहले सन 47 और फिर 87 से दिल में उसके जख्म रिसने हुए थे शुरू, क्या नहीं जानते सब और बनते हो गुरु, बस तब से ही ये जलालत है, बस अपनी ऐसी शानदार हालत है। यह सुनकर मैं बरबस कांपने लगा, हथेलियों से मुंह ढांपने लगा, उसके गले से दर्द और आंखों से आंसू बरसने लगे, मेरे कान उसकी बात सुनने को तरसने लगे। हठात वह रुका, आंसू पहुंचे, थोड़ा झुका, मुझे आए कुछ अजीब से ख्याल, तभी यह पुकार उठा सत श्री अकाल। तभी यह पुकार उठा सत श्री अकाल। थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे, भरे प्रकाश में भी अंधेरे से घुप रहे, मन मेरा डोलने लगा। अचानक मैं बोलने लगा बच्चा क्या प्रोग्राम है, अल्लाह है कि राम है, जीसस है कि शाम है, क्या मुझसे और कोई काम है? मैंने पूछा हाँ जनाब, देश के बारे में आपका क्या विचार है? देश? मैं बोला किसका, उसका या मेरा? देश कौन सा, इसका या तेरा? मैंने कुछ सोच कर कहा हम सबका। सुनकर वह दबका, उसके मुख से निकला भबका, शर्म नहीं आई यह पूछकर, शर्म नहीं आई यह पूछकर, गर्जा वह घूर कर, देश हम सबका यह कहते हो मुझसे, क्या हम सब कभी भी हुए हैं उसके? उसने फिर थूका देकर एक गाली मोटी और लगा गाने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हीरे मोती चाहते हो? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हीरे मोती चाहते हो और मंदिर मस्जिद गिराते हो, ईमान की बात करते हो, पर क्या अपना धर्म निभाते हो? फूंक कर दूजे का घर अपना नया बनाते हो। सोचो क्या राम और रहीम कभी लड़े हैं? क्या राम और रहीम कभी लड़े हैं? तेरी तरह कभी अड़े हैं? अरे वडोदरा के कत्ले आम पर होटल ताज के नजारों पर क्यों नहीं सोचते? रामलला की आहें और पुकार क्यों नहीं सुनते? मंदिर के टूटने पर गोदरा के दाह करम पर हजरत के आंसू और गुहार क्यों नहीं गुनते? ये मैं दोबारा पढ़ूंगा, थोड़ा बीच में एक लाइन रह गई।
क्या राम और रहीम कभी लड़े हैं, तेरी तरह कभी अड़े हैं, वडोदरा और होटल ताज के कत्ले आम पर राम लला की आहें और पुकार नहीं सुनते हो, और गोधरा के धा करम पर हजरत के आंसू और गुहार क्यों नहीं गुनते हो। तुम्हारे लिए शायद ये समाचार है, तुम्हारे लिए शायद ये समाचार है, मर क्यों नहीं जाते, पूछते हो देश के बारे में मेरे क्या विचार है। अब मेरा सिर चकरा रहा था, दिल कुछ घबरा रहा था, मैं पत्थर सा गड़ने लगा, मैं रोते रोते जड़ने लगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये आशियां हमारा। कुछ देर वह मौन रहा, कुछ देर वह मौन रहा, फिर उंगलियों पर गिनता और पूछने लगा, बताओ कितने होते हैं 47 जमा 84 जमा 92 जमा 2008। अच्छा, आप लोग सोच सकते हैं जो हमारे देश में जो हुआ संप्रदाय के नाम पर, जिसके भी नाम पर। कुछ देर में मौन रहा, फिर उंगलियों पर गिनता हुआ पूछने लगा, बताओ कितने होते हैं 47 जमा 84 जमा 92 जमा 2008। इसके पहले कि मैं भुचक्का लगाता, मैं बोला कुछ गाता, भारत बंद कर आके बड़े खुश थे हीरो, जानते नहीं इन सब का योग है 0 0 0 0 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या सुनकर ये बोल आत्मा मेरी भी गई डोल, मैं उसके चरण पकड़कर दिया रो, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके थे, हंसे खींचे झल्लाए और फिर बोले, पहले सिर्फ एक था अब हो गए दो, पहले सिर्फ एक था अब हो गए दो। क्या बात है, क्या बात है। पूरा का पूरा आपने एक खाका उकेर के रख दिया बिल्कुल सामने। एक सेकंड के लिए भी इतनी बड़ी कविता में कहीं ऐसी बोरियत नहीं हुई, कहीं ऐसा लगा नहीं कि लय टूटी हो, या हमें कहीं कुछ उसे दिमाग लगाना हो पड़ा हो बहुत ज्यादा। एक एक शब्द सीधा दिल में उतरता चला गया। वीणा विज जी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं। अमूल कुमार जी कह रहे हैं थोड़ी सी साउंड में, हाँ इको है, कोई नहीं अभी ठीक हो जाएगी। सुभा शर्मा जी आपका, सुबोध शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो कह रहे हैं अति उत्तम अभिव्यक्ति, परिस्थितियों का मारा एक व्यक्ति पर सृजित मार्मिक भावों की भरपूर भावपूर्ण रचना, करारी चोट, वरदानी परिवार की एक पुस्तक सबको मिलाकर हो जानी चाहिए, ऐसा हीरो बधावली जी कह रहे हैं कि सभी की एक साझा संग्रह आपके घर से ही निकलना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा है। तो अनुराग अगम जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक दयनीय व्यक्ति को प्रतीक बनाकर सृजित मार्मिक रचना, लक्ष्मण रामानु जी कह रहे हैं। बीना विज जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। वाकई ही बहुत शानदार, आप लोगों के साथ बैठना, आप लोगों को सुनना वाकई ही अपने आप में एक वरदान है। एक कविता, एक कविता आपकी, एक बात आप सभी की, जहां तक कि आस्था की भी मैं कहूंगी कि छोटी छोटी कविता में इतना गहरा संदेश वो देकर जाती हैं, और फिर कहन का अंदाज इतना खूबसूरत कि सीधा दिल में उतरता है, ऐसा लगता है कि दिल से कहा गया हो। आप लोगों ने दिमाग से कोई कविता नहीं कही, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आप लोगों ने दिल से महसूस किया उसे शब्दों में उकेरा, इसीलिए वो दिलों तक पहुंचते हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए फिर से सुधा जी की ओर बढ़ती है। सुधा जी एक कविता हम आपसे और सुनते हैं। अब आपकी आवाज हमें नहीं आ रहा, हमें मिल पा रही है। जी स्वागत है, स्वागत। सब लोग कहते हैं ना स्त्रियां बहुत देर लगाती हैं श्रृंगार करने में, और जी, उनका जी, काम ही है श्रृंगार करना। तो उस पर एक कविता है, भेद। श्रृंगार नहीं है नारी जीवन, श्रृंगार नहीं है नारी जीवन, नारी जीवन है श्रृंगार सृष्टि का। श्रृंगार नहीं है नारी जीवन, नारी जीवन है श्रृंगार सृष्टि का। ऊंचे उठो और देखो, पाओगे केवल भेद दृष्टि का। धन्यवाद। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत कुछ था इस कविता, भेद दृष्टि का। हाँ, बहुत कुछ कह रही है, भेद दृष्टि का इसी आखिरी लाइन में ही बहुत कुछ। अगर आपके सामने कुछ और है तो आप हमें सुनाएं, एक दो कविताएं और एक दो कविताएं आस्था से सुनकर हम फिर से हरीश जी की तरफ बढ़ेंगे। जी स्वागत। सोनम जी एक और कविता चांद। जी जी बहुत बहुत स्वागत जी। चांद और तुम,
चांद और तुम, कभी तुमने वायदा किया था चांद के सामने, कभी तुमने वायदा किया था चांद के सामने कि तुम मुझे कभी भुलाओगे नहीं, रक्त रंजित अश्रुओं से रुलाओगे नहीं, लेकिन तुम तो भूल ही गए बहुत जल्द ही। और मैं भी तो भूल ही गई थी कि चांद का क्या भरोसा, और मैं भी तो भूल ही गई थी कि चांद का क्या भरोसा, चांद तो खुद बदलता रहता। क्या बात है, क्या बात है। तो आपसे किए गए सारे वादे पूरे होते हैं या कभी कोई तोड़ा भी गया है? आपके आपके चांद के द्वारा, ज्यादा जब वो वादे करते ही नहीं है। हाँ, वही कहने वाली थी। वायदा नहीं आसानी से करते ही। हम्म, बस इतना कहा था इन्होंने शुरू में, जितनी परछाई है मेरी उतनी दे सकूंगा जितनी छाया है, बस। अरे तो बहुत बड़ी वही अपनी अपनी छाया वायदा ज्यादा है करने ही की नहीं जरूरत ही सोनम, नहीं। अपनी ज्यादा छाया है ही नहीं, तो तो क्या करें, जो कुछ भी है लेखक है ना। सुधा जी की माया है। अपनी तो छोटी शादी से पहले ही कवि थे ना, तो वही कविताओं में अपनी पूरी बात कह दी इन्होंने, सभी मान लिया। वाह वाह, क्या बात है। मुझे छाया के पर बारे में वैसे नहीं पता, पर दोनों ने प्रकाश को बहुत दिया है। अरे वाह, बहुत अच्छी क्या बात। कह रही हो? प्रकाश नहीं भाई, दोनों फिर ने से बता। आस्था जैसी पुत्री दी, आस्था जैसी नहीं, मैंने पुत्री दी है। प्रकाश भरपूर मिला है। हाँ, आप पूरा बताओ क्या कह रहे हैं? आप दोनों का ऑरा मिला के पूरा वो आस्था के फेस पर नजर आ रहा है हमें। उतना ही स्वाभिमान, ऑरा और आत्म स्वाभिमान हम देख पाते हैं आस्था जी आपके अंदर। चलिए आपसे सुनते हैं एक आधी कविता और फिर हम हरीश की तरफ। क्योंकि अब मैं प्रवासी हो गई हूँ, 15 साल से ज्यादा हो गए हैं अमेरिका में रहते हुए, तो एक प्रवासी मन की कविता सुनाती हूँ। बगीचे में लगे फूल को देखकर मैं बहुत खुश हुई। वो भी भाप गया मेरी खुशी को और बोला, अब की बार रहूंगा पूरे मौसम भर, डटा रहूंगा बारिश के पानी में, करारी धूप में भी। लेकिन शाम होने से पहले ही बच्चे तोड़ लाए भीतर। शाम होने से पहले ही बच्चे तोड़ लाए भीतर। बोले, उन्हें डर है कहीं झड़ ना जाए कोमल पत्तियां आने वाली बरसात में। मैंने भी सजा दिया उसे सुंदर फूलदान में। फूल ने दुखी स्वर में कहा, तुम्हारे सुरक्षित फूलदान से ज्यादा मुझे बारिश का पानी, कड़कती धूप और आसपास के अपने पत्ते ही भाते हैं। तुम्हारे सुरक्षित फूलदान से ज्यादा मुझे बारिश का पानी, कड़कती धूप और आसपास के अपने पत्ते ही भाते हैं। माफ करना दोस्त, तुम्हारी तरह जी ना सकूंगा मैं। माफ करना दोस्त, तुम्हारी तरह जी ना सकूंगा मैं। इतने सुरक्षित वातावरण में तुम्हारी तरह अपनी मिट्टी के बिना खिल ना पाऊंगा मैं। मुस्कान लिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपनी सी मुस्कान लिए वह मुरझा गया और मुझे मेरे प्रवासी मन की उदासी का राज समझा गया। बता गया। क्या बात है, क्या बहुत बात। सुंदर। आजकल बहुत सुंदर, में भी प्रवास में ही हैं, तो वो भी ये समझ पाएंगे। नहीं, वाकई बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात छोटी सी बात में आपने कही है। और आस्था जी फूल की अभिलाषा ऐसा कह रही है। सुनैना जी, आनंदा पाटनी जी, देवकुल मेमोरियल, बीना विज जी, कल्पना सुक्ति गुप्ता जी, बहुत से लोग लगातार हमारे साथ भारत के समय के अनुसार भी अभी तक जुड़े हुए हैं। ये आप लोगों की लोकप्रियता है, ये आप लोगों का प्यार है, मैं ये कहूंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका जमीन के साथ जुड़कर रहना, अपनी मिट्टी को या अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति को ना छोड़ना, कि लोगों ने आज भी आपको अपने साथ जकड़ कर प्यार से रखा है। तो हरीश नवल जी अगर सामने है तो चलिए आपसे हम एक कविता और सुनते हैं और फिर हम फिर से बढ़ेंगे सुधा जी की तरफ। तो मैं आज इस तरह से घूम के सोच रही हूँ कि आखिरी कविता हम जब भी हमारी आखिरी कविता हो वो हम सुधा जी से करेंगे, हरीश जी से नहीं, सुधा जी से करेंगे। ठीक बात है। नहीं, हरीश जी को कहिए ना। अभी तो वो सुना ही रहे हैं, वो सुना रहे हैं उसके बाद। सोनिया जी और दोस्तों, चलिए मैं सुना देती हूँ। हाँ सुनाइए।
बसंत सुनाइए सुनाइए। बसंत जी। तुम कहाँ हो। जी। साल दर साल हम बढ़ते रहे, मौसम दर मौसम बदलते रहे। मैंने चाहा ये बदलाव ना हो, मैंने चाहा ये बदलाव ना हो, बसंत यहीं खड़ा रहे उस झील में, मैं उसका प्रतिबिंब देखती रहूं। उन फूलों में, उन जो पुष्पों में, जमीन पर पड़ी उन पंखुड़ियों में, उस झील में पड़े प्रतिबिंब में हम दोनों उसी तरह युवा बने रहें, चहकते रहें, बसंत के संग संग महकते रहें। क्या बात है, क्या बात है। ये यही भाव इच्छा आपके मन में है। हाँ, ये इच्छा आपके चित्रों में नजर आती है सुधा जी। अभी लेटेस्ट जो आपने चित्र बनाया है वो कितना खूबसूरत, और कितने खूबसूरत उसमें रंग है, जो आज ही मैंने हरीश जी की वॉल पर देखा था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आज जब आप ये चित्र अभी बनाते हैं। कविता खत्म नहीं हुई, इस कविता कविता खत्म का नहीं हुई। आगे का अच्छा, हिस्सा भी सुन लीजिए। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत। हम उसी तरह सॉरी। चहकते रहे, महकते रहे, युवा बने रहे, पर बदलाव तो नियम है सृष्टि का। जी। पर बदलाव तो नियम है सृष्टि का। मैं क्या करूं उस दृष्टि का जो बदलाव से पहले की स्थिति पर जमी रहती है, जो क्या बदलाव से पहले की स्थिति पर जमी रहती है। सब कुछ तो होता है पर बसंत की कमी रहती है। पर बसंत की। जीवन के सुनहरे पृष्ठ हम संग संग पलटते रहे, मेरे ना चाहने के बावजूद। मौसम दर मौसम बदलते रहे। मैं वही हूँ, झील वही है, पर बसंत तुम कहाँ हो बसंत। अब हरीश जी सुनाएंगे। हरीश जी सुनाएंगे। पर आप मुझे अभी आप ये बताएं कि जब अब आप ये चित्रकारी करती हैं, तो एक चित्र को बनाने में आपको कितने दिन, कितना समय लगता है? और मेरे पास ना समय ही समय है। मैं जब चित्र बनाने नहीं, वो बैठती हूँ तो तो है। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। सुधा पूरे जी दिन में थोड़ा अच्छा। सा पीछे बनाती रहती हूँ, होइए इसलिए आप। मुझे ज्यादा समय नहीं लगता। 2-3 हाँ, दिन में बना लेती हूँ। 2-3 दिन में आपका एक पूरा दिन। तो हाँ, आप पहले कोई कल्पना में आपकी पिक्चर होती है, या जैसे आप शुरू करते हैं तो अपने आप ही वो आकार बदलती है? देखिए मैं जहाँ बैठी हूँ इस समय, इधर आकर के मैंने हम्म। 60-65 चित्र बनाए हैं जी अमेरिका में आके। तो सारा जी प्रकृति जी का वातावरण है। जिस जगह मैं बैठी जी हूँ उधर ऊपर मुझे बादल दिख रहे हैं, इतने सुंदर जी बादल हैं, पीछे नीला आकाश है, इसका चित्र दिखा दो। और जी। उसके बाद हरा हरा सा थोड़ा पीछे। पेड़ थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे पीछे हो रहा जाइए। है। मैं चित्र दिखाती हूँ जी आपको। जी जी। अरे वाह 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 वाह। पेशेंस मतलब कितनी चाहिए इनको। बहुत खूबसूरत। आप सभी देख पा रहे हैं सुधा जी के द्वारा बनाया गया ये चित्र। बहुत बड़ा है, आ नहीं रहा शायद पूरा। दूसरा बहुत दिखाइए, खूबसूरत। नहीं, दूसरा जैसे आप दिखाइए। ऐसे घुमा रहे हैं वो दिख रहा है, इसकी बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। ये जो बादल इधर दिख रहे हैं, या नीचे जो पत्थर सुधा जी हैं, या ये अब जो पेड़ का रूप है, दूसरा बहुत चित्र खूबसूरत। दिखाइए, ये देख लिया वो आप ऐसी बहुत। दूसरा जगह पे मैं दिखाइए बैठी सुधा जी। हूँ, आस्था ने मुझे जी। ऐसी जगह पर टेबल लगा दी है खिड़की पर, जो कि हम्म, सारा हम्म, दृश्य दिखता है। जब मैं आई थी यहाँ पर तो बहुत बर्फ पड़ रही बहुत थी, अच्छा किया उन्होंने। जी। तो देखिए अरे वाह, उसमें क्या बात है। ये बर्फ पड़ी हुई है पत्तों पर। जी पीछे जी जी बर्फ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती तो सुनहरे हो जाते हैं पर्वत। जी जी, पीछे इस गोल्डन दिख रहा है सब। सारे जी। सुनहरे हो रहे हैं पर्वत, और ये हम्म झील, ये सब उसके घर का वो है। फिर कभी जब हम्म। आजकल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो ऐसे हम्म। अरे इसके वाह। घर के, मेरी खिड़की के आगे एक झील भी है। अच्छा। तो ये आस्था दृश्य और अनीता जैसी बेटियां, मतलब बच्चे बच्चे तो बच्चे ही हैं, बेटी या बेटा जो भी है। तो ऐसे बच्चे सुसंस्कृत और संस्कारी, जो माँ बाप को बच्चों की तरह रख रहे हैं, मैं तो ये मान रही हाँ, हूँ। जैसे बिल्कुल हम हमारे बिल्कुल। आप, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे आपके ये चित्र देख के, बहुत खूबसूरत। जैसे हम अपने बच्चों को उनका बेस्ट स्थान देते हैं ना, कि आते हैं कि बेटा तुम यहाँ रहो, वैसे यहाँ पे इन्होंने तुम हमें सबसे दिया। खूबसूरत थी। हाँ, हाँ, वैसे ही इन्होंने आपको दिया है ये देखकर। जी, हम बेशक दोनों को ऐसा पता ऐसे लग रहा ऐसी जगह बिठाला है, हरीश जी को भी है। खिड़की के आगे
एक टेबल दे दी है, जी। मुझे भी एक खिड़की के आगे टेबल दे दी है जिसमें हम ये काम करते रहते, तो मैं अपने खिड़की अपने के आगे बैठ मनपसंद। करके बनाती रहती हूँ। सोनिया जी, बीच में एक बात आपको बताऊं कि जो जी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आस्था भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, और अगर अच्छा, आप कहेंगी आस्था से, तो शायद हो सकता है आपको पेंटिंग दिखा दे, हमारे कहने से नहीं दिखाती वो। हम देखेंगे जरूर। आस्था, आपकी पेंटिंग मैं देखना चाहूंगी। तो अभी आस्था दिखा दो। वैसे तो आप खुद भी, मैं तो इसमें देखूंगी। ये लीजिए, ये अरे पीछे वाह 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 वाह। बोतल बनी हाँ, हुई है, वो मैंने बनाई है। बनी है। तो ये जीत है। और सबसे बड़ी बात है, कविता लिखना मैं मानती थी पेशेंस का काम है, बड़ा सब्र चाहिए इन सब बातों के लिए। और पेंटिंग उससे भी ज्यादा पेशेंस का बात है। तो बोलते हैं आपके चित्र, वाकई ही ये कह रहे हैं, आपके शब्द भी बोलते हैं। तो बहुत खूबसूरत, और बहुत लंबी आप लोगों की उम्र हो, और बिल्कुल आप स्वस्थ रहे, हम सबके बीच में हंसते बोलते रहे। दिल से प्यार से मेरी हर टाइम ये दुआ है कि आस्था और अनीता जैसे बच्चे सबको मिले, और आप जैसे संस्कार इन बच्चों को मिले। तो फिर से हम बढ़ते हैं हरीश जी की तरफ। सवाल आया है आनंदा जी की तरफ से कि हरीश जी, क्या आप भी पेंटिंग करते हैं? तो इस सवाल का भी आप हमें थोड़ा सा जवाब देते हैं, और साथ ही कविता जी से। हाँ, कभी कभी अब जब सुधा हो, अन्विता हो, आस्था हो, ये तीनों ही पेंटर हैं, तो कुछ ना असर तो आएगा ही। तो आ ही जाता है। करता हूँ मैं भी। नहीं, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई है इन्होंने, पर दिल्ली में रखी है, आपको दिखाते। दिल्ली के, इस पर है। दिल्ली में देखेंगे। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, वो जब हमारे स्कूल में चार्ट पेपर बनाने होते थे, वो क्लास डेकोरेशन कंपटीशन जी जी होता जी जी जी। था, तो मम्मी का मदद करना तो स्वाभाविक था, पर कैलीग्राफी वगैरह में पापा बहुत अच्छा लिखते थे। तो वैसे अरे वाह, उनकी क्या बात। लेखनी, जो हैंड राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत खराब है। नहीं, लेकिन जब वो वैसे लिखते हैं चार्ट पेपर पर या कोई पैम्फलेट बनाने के लिए, तो बहुत सुंदर लिखते हैं। वो हैंड राइटिंग कागज पे इसलिए थोड़ी सी वैसी हो जाती है आस्था, मुझे लगता है कि आपके जो विचार है ना, एहसास, वो हाँ, लेखनी से ज्यादा तेज दौड़ते ज्यादा हैं, तेज इसीलिए चलते वो हैं। हाँ, तेज। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे तो वाह, देखिए, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। सभी को देख पा रहे हैं मोबाइल से, मुझे तो क्लियर दिख रहा था। बहुत हाँ, खूबसूरत मेरा पेंटिंग आपकी भी। उत्साहवर्धन हुआ कि जी। जब सुधा और सभी उत्साहित करते, मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ अभी, जैसे मिलेगा फोटोग्राफी और ये सब ना अच्छा, चलता एक और बात सुनने में मिली है कि आप बहुत सुंदर सीटी बजाते हैं, और गिटार भी बजते ये हैं। फोटो अरे, फोटो ये भी फोटो बहुत ये फोटो खूबसूरत खींचा है, फोटो है। फोटो, सुंदर। हाँ, अच्छा, ये ऐसे फोटो आपने खींचा, फोटोग्राफी भी आप करते हैं? जी, बस वो खूबसूरत सी। ये अरे तो वाह। ये तो थोड़ा सा आसान काम से लगता है ना, तो ये नहीं, आसान तो ये भी नहीं है। हमारे कॉलेज के सजावट अधिकारी भी हरीश जी थे, ऐसा अच्छा, बहुत कह रहे हैं। आपका एक नई बात बताने के लिए आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपके होमवर्क में कौन हेल्प करता था आस्था आपकी, स्कूल के कार्य में? सीटी जरूर सुनाइए आनंदा जी। दोनों। दोनों ही करते थे, और दोनों नहीं भी करते थे। की आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आस्था। मैं कह रही हूँ, दोनों ही करते थे। क्या आवाज आ रही है? हमें तो आ रही है। हमें आ रही, आस्था जी, शायद आप म्यूट है, या आप लोगों की तीनों की आवाज नहीं आ रही है। अरे हमें आ रही है। चलिए, कोई नहीं हरीश जी, अगर आपकी आवाज आ रही है तो हम कविता सुन लेते हैं। ललित जी, आप तीनों की ही आवाज अब आनी बंद हो गई है। सुधा जी, आस्था जी। एक हाँ, मिनट। जी जी जी, कोई बात नहीं। हम हाँ, एक नहीं, मिनट लेते हैं। आनंदा पाटिल जी, सबकी आवाज आ रही है। देवश्री मेमोरियल कह रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रही? हाँ, सब हमें असल में एक दूसरे की आवाज आ रही है। क्योंकि हम एक ही कमरे में, एक ही घर में बैठे हैं। मेरे में दिक्कत आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है। सीटी 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 हो रही है। आनंदा पाटनी कह रही है सीटी बजाओ। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, गाना भी गाते हैं नवल जी और सुधा जी?
लेकिन हाँ, मुझे सुन रहे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो हम गया? आपको सुन रहे हैं। आवाज आई? आवाज आवाज आ रही है? आ रही है आवाज सोनिया जी? बाकी सबको आ रही है, लेकिन सोनिया जी सोनिया को जी नहीं को आ आवाज रही। आ रही है, अलका जी कह रहे हैं। जी, बाकी सब हमें सुन पा रहे हैं। मैं हाँ, एग्जिट आप ही होके नहीं फिर से सुन पा जुड़ती रही। हूँ। सोनिया जी, जी मैं आज एक बार एग्जिट होकर फिर से जुड़ती हूँ, जब तक हम हरीश जी की कविता सुनते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो हरीश सर प्लीज आप एक कविता सुनाइए। मैं एक बार एग्जिट होके फिर से आती हूँ। जी, मुझे आप लोगों वो की आवाज नहीं आ रही। मैं जो कविता सुनाना चाह रहा था, मैं गजल सुनाना चाह रहा था, जो सोनिया जी तो गजल कारा है, तो इसलिए, पर उनको आवाज नहीं जा रही। चलिए मैं कुछ और सुना देता हूँ। हाँ जी, शायद आज तक नहीं आई, तो क्या हम नहीं, शुरू कर सकते हैं? वो यही कह के गई हैं, क्योंकि हमें अच्छा, श्रोतागण सुन सकते हैं, तो आप सुनाएं। वो चलिए एक बार मैं बच्चों कहने लगा था। एक बार दोस्तों क्या हुआ कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने बहुत साल पहले की बात है, मुझे एक रिमोट एरिया में भेजा। उनका एक ऐसा उनकी एक संकल्पना थी कि हम कुछ, जहाँ बच्चे सुदूर गांव में पढ़ रहे हैं, जनजातियों के हैं, उन लोगों को ये बताना है कि अब इस समय कौन कौन से नए विषय आ गए हैं। तो एक ऐसी जगह मुझे भेजा राजस्थान के इंटीरियर इलाके में, जहाँ अभी तक लोगों को यही पता था कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं या राजा हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। ये बात 28-30 साल नहीं, 25-26 साल पहले की है। और अगर उनसे कभी हमने पूछा कि आप जानते हैं दिल्ली कहाँ, कहते जानते हैं, कहाँ है? तो ऐसे उन्होंने आकाश की तरफ इशारा कर दिया, वहाँ है दिल्ली। तो ऐसे रिमोट इलाके में भेजा था कि हम कुछ नए विषय बताएं। तो स्कूल के छोटे बच्चों को नए विषय बताने के लिए, इसलिए उनके साथ वहाँ के जो हेडमास्टर थे, प्राइमरी टीचर्स थे, और कहीं कहीं प्रिंसिपल, उनको बुलाया गया था। तो वहाँ वो लोग पैदल आ रहे थे, कोई साइकिल पर आ रहा था, अलग अलग ढंग से। तो उनको आते हुए बहुत देर लग रही थी, और मैं बाहर बैठा हुआ देख रहा था क्या हो रहा है। सामने मेरे एक गुम्बद था, एक पहाड़ी थी, और शामियाना लग रहा था। तो एक, सोनिया जी अगर आप सुन रही हो तो एक गजल सुना रहा हूँ मैं। सोनिया जी शायद नहीं सुन पा रहे। अनुराग अगम जी, जो पिताजी पर लिखी पंक्तियां, हाँ, गजल सुना दीजिए। स्नातक जी मेरे ससुर थे, स्नेह सुधा जी के पिताश्री थे, वैसे गुरु थे मेरे मुझे भी। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये माता जी आग्रह कर रहे हैं कि पंक्तियां सुना दें। अच्छा अनुराग, मैं फिर ठीक है, मैं गजल नहीं सुनाता। मैं जो प्रतिभा अग्रवाल जी ने और अनुराग जी ने कहा है, मैं आपको वही सुना देता हूँ, बस थोड़ी देर के मुझको। हाँ जी, लीजिए। ये हमारी पुरानी मित्र हैं प्रतिभा शुक्ला जी, बहुत अच्छी कवित्री हैं, और इनका बेटा अनुराग भी बहुत अच्छे कवि हैं। मैं एक उनके आग्रह पर, आपके आग्रह पर एक कविता सुना रहा हूँ। बड़े अजब थे, बड़े गजब थे, बड़े अजब थे, बड़े गजब थे, एक होते थे बाबूजी रे हुआ करती थी अम्मा। बड़े अजब थे, बड़े गजब थे, एक होते थे बाबूजी रे हुआ करती थी अम्मा। मन से धन कमाते थे बाबूजी, तन लगा घर चलने की दुआ किया करती थी अम्मा। बड़े अजब थे, बड़े गजब थे। बाबूजी जब दफ्तर से घर आते, छाता एक हाथ में दूजे में थैला भर लाते, ड्योढ़ी की किल्ली पर छाता टंग जाता, अम्मा के चेहरे पर हर संध्या इंद्रधनुष उग आता। बाबूजी को पानी पिला, उधर अम्मा पंखा झलने लगती, इधर चोरी चोरी खुलता थैला, आशाएं नित फलती। हमारे मन की खूब समझते थे बाबूजी, रही सही बताया करती थी अम्मा। बड़े गजब थे, बड़े अजब थे, एक होते थे बाबूजी रे हुआ करती थी अम्मा। बाबूजी से हम डरते थे, पर नहीं जानते थे वो हम पर कितना मरते थे। आप में से जो हमारी उम्र के हैं, या उन्होंने सुना होगा कि पहले पिता वर्ग ज्यादा बच्चों से बातचीत नहीं किया करते थे। बाबूजी से हम डरते थे, पर नहीं जानते थे वो हम पर कितना मरते थे।
हमें उनमें मीलों दूरी लगती थी, खुलकर हमसे प्यार जताने में जाने उनकी क्या मजबूरी बसती थी। हम सवाल जब हल नहीं कर पाते, वे चपत एक लगाया करते थे, वह दंड कितना मीठा था, अब लगता अपनी जीवन गीता था। वह दंड कितना मीठा था, अब लगता अपनी जीवन गीता था। जब छड़ी उठाया करते थे बाबूजी, तब हमें बचाया करती थी अम्मा। बड़े अजब थे, बड़े गजब थे, एक होते थे बाबूजी, एक हुआ करती थी अम्मा। जेठिया दोपहरी में बाबूजी खसके पर्दों को पानी से भरते थे, लू से हमें बचाने में अक्सर खुद लू खा जाया करते थे। कैसे भूलेंगे वो पलछिन जब बाबूजी खरबूजे आम काट काट कर तश्तरियों में धरते थे, सत्तू घोल पिलाया करते थे बाबूजी, ठंडाई घोट हमें जिलाया करती थी अम्मा। बड़े अजब थे, बड़े गजब थे, एक होते थे बाबूजी, एक हुआ करती थी अम्मा। शीतलहर जब चलती थी, दांतों की वीणा बजती थी, अम्मा कमरे में अंगीठी रख जाती, हम अंगारे झोंका करते। कैसे भूलेंगे दरवाजों की दरारों से लग बाबूजी ठंडी बयार रोका करते। रजाई पर कंबल धरा करते थे बाबूजी, गोद से सिकाई किया करती थी अम्मा। बड़े अजब थे, बड़े गजब थे, एक होते थे बाबूजी, एक हुआ करती थी अम्मा। बीत गए वो बाबूजी, बस यादें उनकी बची हुई। बीत गए वो बाबूजी, बस यादें उनकी बची हुई। रीत गई वो अम्मा जी, मन में बातें उनकी बसी हुई। वट वृक्ष थे बाबूजी, उनकी छाया अब भी छाई। अन्नपूर्णा थी अम्मा जी, उनकी माया यहीं समाई। बाबूजी की सांसें सबको याद है, बाबूजी की सांसें सबको याद है। अम्मा जी की आशीषें हमको याद है। क्यों कर सूना दिखता आंगन, जबकि लगता बहुत आबाद है। रोज किताबों के पन्नों से झांका करते हैं बाबूजी, रोज किताबों के पन्नों से झांका करते हैं बाबूजी, रोज कोने कोने से ताका करती हैं अम्मा। बड़े अजब थे, बड़े गजब थे, एक होते थे बाबूजी, एक हुआ करती थी अम्मा। मन से धन कमाते थे बाबूजी, तन लगा घर चलने की दुआ किया करती थी अम्मा। बड़े अजब थे, बड़े गजब थे, बड़े अजब थे, बड़े गजब। बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे सुन बहुत कम रहा है, तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे नेट के साथ। अब बहुत बहुत स्लो आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, पर मेरी आपकी दूसरी आवाज खूब आ रही है हमें। मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियर? पता नहीं फिर मुझे क्यों नहीं आ रही। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से एक कविता सुन लेते हैं। सुधा जी से आप सभी को सुनाई दे रहा है, तो मैं इसको म्यूट करके इस वाले फोन से सुन लूंगी आप लोगों को, और अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगी। कुछ ना कुछ तो रास्ता हम ढूंढ ही लेंगे। तो जी हम जी फिर से बढ़ते हैं सुधा जी की तरफ। तो नेट भी हमारे साथ जितना उसने करनी है छेड़खानी या खो खो खेलनी है, तो खेलता रहे, हम भी उसको थपकी दे के आगे निकलने वाले हैं। तो मैं इसको म्यूट करके, मेरी आवाज आप तक आ रही है, ये बड़ी बात है। तो मैं दूसरे फोन से आप लोगों को सुनती रहूंगी। तो हम फिर से सुधा जी की तरफ बढ़ते हैं एक और खूबसूरत कविता के साथ, कि बगल में आग लिए शहर से गुजरना है, किसी से जो ना हुआ काम मुझको करना है। ऐसा ही कार्य कर रही है सुधा जी लगातार। तो अपने कई सालों से अपनी, इसीलिए आप अभी तक इतनी खूबसूरत और जवान नजर आती हैं, क्योंकि आप दिल से बिल्कुल साफ। ये मैं मानती हूँ, जो इंसान दिल से कनिंग नहीं होते हैं, दिल से चालाक नहीं होते हैं, दिल से जिनमें दूसरों के लिए कोई दुर्भावना नहीं होती है, उनके फेस उतने ही मासूम बने रहते हैं हमेशा, चाहे उनकी उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए। तो ये आपकी सच्चाई है जो मैंने बयां की है, जो मेरे दिल की बात है। तो सुनते हैं आपसे एक कविता। सुधा जी आपका स्वागत। मैं इसको म्यूट करके और दूसरे फोन से सुन। आस्था, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। कविता का शीर्षक है स्त्री पुरुष। मुझे कहा जाता रहा स्त्री बूंद है, पुरुष गागर। स्त्री नदी है, पुरुष सागर। आ गई आवाज? मुझे कहा जाता रहा स्त्री बूंद है, पुरुष गागर। स्त्री नदी है, पुरुष सागर। प्रकृति का नियम बताता रहा मुझे बार बार जमाना, नदी की नियति सागर में समाना।
पर सच कहूं मैंने तो विपरीत पाया जब ज्ञान आया। पर सच कहूं मैंने तो विपरीत पाया जब ज्ञान आया। नदी तो पुरुष है, चंचल मदमाता, हिलोरे डुलाता, भागता सीमा रहित। और स्त्री लगी सागर, सीमित, शांत और गंभीर। पर प्रकृति का सच है आज भी कि नदी की नियति अंततः सागर ही है। अतः पुरुष बूंद है, स्त्री गागर, पुरुष नदी है, स्त्री सागर। धन्यवाद। मेरा चार्ज खत्म हो रहा है। लगा लो उसको। पुरुष बूंद है और स्त्री गागर। वाह, बहुत खूबसूरत कविता। और वाकई ही कई बार तो ऐसा होता है कि आपके उसमें भी मैं यही कहूंगी कि सागर नदी में जब खुद आकर समा जाता है तो उस बात का फिर मजा ही अलग है। ऐसा ही जज्बा और ऐसा ही आत्मसम्मान, ऐसा ही जीवन आपका हमेशा रहिए। पढ़िए, आपकी बुलंद आवाज आ रही है और हम सुन पा रहे हैं, ऐसा डॉक्टर दमयंती जी ने कहा है। बेशक आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद, साफ और स्पष्ट थी। तो हम अभी एक कविता और सुनते हैं आपसे, एक आखिरी कविता आज की सुधा जी आपसे हम सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आस्था जी से सुन के और हरीश जी के पास चलेंगे। एक और कविता आज के है इस कलयुग पर। थोड़ा सा नेट का क्योंकि दिक्कत सी आ रही है, वरना तो आगे हम चल सकते थे इस खूबसूरत प्रोग्राम को। तो इसको क्रमशः करके हम रोकेंगे। आज जब भी दोबारा हम एक बार फिर जल्दी ही जुड़े। जी सुधा जी, आपसे एक कविता और सुनते हैं। एक कविता है कलयुग। कलयुग जी। हाँ। मैंने चाहा तुमको, तुमने किसी और को। मैंने याद किया तुमको, तुमने किसी और को। मैंने पुकारा तुमको, तुमने किसी और को। अब मैं भी बदल रही हूँ खुद को। अब मैं भी बदल रही हूँ खुद को। कलयुग है ये, इसने सुनी है स्त्री की पीड़ा। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो तड़फी थी। आज उसने जगाई है अपने में अलख। कलयुग ने दी है उसे प्रेरणा आगे बढ़ने की, ऊंचाइयों पर चढ़ने की, लहरों में तैरने की, गहराइयों से कुछ पाने की। धन्यवाद कलयुग तुमको, तुमने मुझे चाहा और मैंने तुमको। धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कविता आपकी। और सभी कविताएं आपकी बहुत खूबसूरत। आपका बड़े मन से बहुत बहुत शुक्रिया। और उतनी ही खूबसूरत आपके चित्र भी। और फिर से आस्था, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। आस्था जी, एक दो कविताओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सोनी जी। क्योंकि माता पिता की इतनी बात हो रही है और मैं बता रही थी कि यहाँ पर स्कूल अभी खुले हैं। अब की बार तो माता पिता यही हैं हमारे साथ, पर अक्सर जैसे माँ के घर जाया जाता है गर्मियों की छुट्टियों में, तो माँ के घर की छुट्टी, माँ के घर वाली छुट्टी लो अब खत्म हुई है। बदल लिया है समय घड़ी का, क्योंकि देश का अंतर है। बदल लिया है समय घड़ी का, जीपीएस ने भी लोकेशन को बदल दिया है। किलोमीटर मील बन गए, किलोग्राम पाउंड बने हैं, सब हिसाब किताब भी तो बदल गया है। माँ के घर वाली छुट्टी लो अब खत्म हुई है। संपर्क की भाषा यहाँ बदल गई है। बदले बदले घर हैं सारे, मौसम बदला, लोग हैं बदले, पहनावा भी हमने अपना बदल लिया है। बदल गया है सब कुछ लेकिन नहीं बदलता तो बस एक मन है मेरा। बदल गया है सब कुछ लेकिन नहीं बदलता तो बस एक मन है मेरा, जो अब भी माँ के घर में ही टिका हुआ है। माँ के घर वाली छुट्टी लो अब खत्म हुई है। ये कविता इसलिए विशेष है क्योंकि जब ये मैंने भेजा तो माँ ने उत्तर भेजा, ऐसा ही होता है मेरी बिटिया, ये मम्मी की लाइनें हैं, ऐसा ही होता है मेरी बिटिया, विस्थापित मन का होना, मैं भी तो नहीं भूली तुम्हारे नाना के घर का कोना कोना। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। ये है ना कविता का जवाब। ऐसा भी कभी हुआ है कि आप डिनर टेबल पे हैं या ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं या रात को आप लोग किसी भी चर्चा में है तो कविता बनती चली जाए, आप किसी एक ने कही और उसके साथ फिर दूसरे ने कही। बिल्कुल। और मेरी जो दादी हैं
वो तो बहुत तुकबंदी किया करती थी, तो वो ऐसे जी जी खूब जी फटाफट बनाती थी टेबल पे ही बैठे हुए। और हमें जी जी हमारी कुछ भी उपलब्धि हो, जन्मदिन हो, अभी भी जब मेरे बच्चों का भी जन्मदिन होता है तो माता पिता से एक कविता ही उपहार मिलती है। बहुत कुछ मिलता है पर साथ में कविता भी हाँ, मिलती है। वो तो ठीक है। कविता साथ मिलती है, बड़ी जी। बात है। और एक्सपेक्टेशंस भी मुझे लगता है कि होने लगती हैं उस दिन की कविता के लिए अब, क्योंकि जब इतने सालों से वो कविता मिल रही हो तो एक एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है कि आज देखेंगे कविता में क्या मिलने वाला है। बहुत सुंदर बातें। तो ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, जल्दी ही समीक्षा के बाद फिर से मिलेंगे। और अब हम बढ़ते हैं आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी की तरफ, एक और खूबसूरत कविता के साथ आपका स्वागत। सोनिया जी, मैं जब वो आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी ओर से तो मैं बता रहा था कि मैं एक बार नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक ऐसे इलाके में भेजा था जो पिछड़ा हुआ था जनजातियों में, बताने के लिए कि वहाँ के जो प्राइमरी के अध्यापक हैं उनको हम कुछ नए विषय बताएं, कि वो नए विषय जो उनको बच्चों को बताने चाहिए, जैसे ड्रग अब्यूज़ है या विमेन लिबरेशन है, जो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। तो वहाँ लोग आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, साइकिल पर आ रहे थे, खाइयों में से, खंदकों में से आ रहे थे। ऐसा इलाका था जहाँ शेर जैसे जानवर भी होते हैं। बहुत सर्द रात होने वाली थी। तो वहाँ मैं खड़ा था, सामने गुम्बद था, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर मंदिर था और नीचे शामियाना लग रहा था। तो सुनिए, कोशिश की है। अब सोनिया जी आपके सामने गजल सुना रहा हूँ। देखिए, आप तो इतनी बड़ी गजलकारा है, तो आपकी तरफ से एक्सप्रेशन नहीं आया। उनको हमारी आवाज थोड़ी बाद में जाएगी क्योंकि वो दूसरी तरफ से सुन रही हैं आवाज। अच्छा, ओह आई सी, क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों सुनिए, गजल है। आने लगी है कस्बे में जुम्बिश तो देखिए, आने लगी है कस्बे में जुम्बिश तो देखिए, तंबू की तनी रस्सियां बंदिश तो देखिए, मुट्ठी में वो बंद करके आकाश चल रहे, मुट्ठी में बंद करके आकाश वो चल रहे। बच्चे आ रहे थे बस्ता लटकाए हुए, मुट्ठी में बंद करके आकाश वो चल रहे, नाराज क्यों है छावनी ये रंजिश तो देखिए, आने लगी है कस्बे में जुम्बिश तो देखिए। कल तक थे जिनके चाटते तलवे हजूर जी, कल तक थे जिनके चाटते तलवे हजूर जी, अब काटते हैं पांव ये साजिश तो देखिए, आने लगी है शहर में, आने लगी है कस्बे में जुम्बिश तो देखिए। पौधे गए वे सूख जो कल तक थे हरे भरे, पौधे गए वो सूख जो कल तक थे हरे भरे, लाए जनाब अब हाथ में बारिश तो देखिए। यूं कट गई जमीन से फिर आकाश से गिरी, जो दिनों वो फूलन देवी और मायावती वाला जमाना था। यूं कट गई जमीन से फिर आकाश से गिरी, गुंबद में उगी घास की ख्वाहिश तो देखिए, आने लगी है कस्बे में जुम्बिश तो देखिए, तंबू की तनी रस्सियां बंदिश तो देखिए। कल नेवले ने सांप के हक में बयान दिया, आजकल हो रहा है, कुछ कोशिश चल रही है। कल नेवले ने सांप के हक में बयान दिया, मुजरिम की मुंसिफ से गुजारिश तो देखिए, आने लगी है कस्बे में जुम्बिश तो देखिए। और ये आखिरी है, जिस पेड़ पर बैठे उसी की शाख खाक है, जिस पेड़ पर बैठे उसी की शाख खाक है, गिद्धों की फिर भी हो रही मालिश तो देखिए, आने लगी है कस्बे में जुम्बिश तो देखिए, तंबू की तनी रस्सियां बंदिश तो देखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वही आपकी कविताओं की जो सच्चाई है वो आपके शेरों में भी वही गजल में नजर आई। एक्चुअली जो भाव, जिस तरह के एहसास हम लिखना शुरू कर देते हैं वो हमारे हर कविता के रूप में आता है, चाहे हम सन्मुख लिखें, चाहे हम व्यंग लिखें, चाहे आपकी कविता में इतना खूबसूरत व्यंग था जो वो लंबी कविता थी जिसमें हम बहुत बहुत ही अच्छा रहा आज का ये शो। और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि अंत में जाकर मेरे साथ भी नेट ने थोड़ी सी खेल किया है। पहले हम नहीं बोले, फिर आप नहीं बोले, कभी वो नहीं बोले, कभी हम नहीं बोले, कभी ऐसे ही चलता रहा सिलसिला।
इसलिए दोनों लेकिन दिक्कत वही है। बात मैं कह रही थी कि पीछे कहा था कि जिंदगी तू उकड़ू बैठ, मुझे तुझे संग खो खो खेलनी है। तो बस आज वो नेट हमारा हो गई। उकड़ू बैठा रहा और हम उसके साथ अच्छे से खो खो खेलते कभी रहे। पा रहे और थे, कभी लेकिन खो हमने रहे थे। हारे तो हम भी नहीं। नहीं, पा रहे जी थे हारे तो नहीं नहीं हो। जी, आप तो जीत गए। आप तो जीत गए। कोशिश करते रहे, तो लगातार हमने, आप देखिए, 1.25 घंटे इस प्रोग्राम को चलाया चला है। ही लिया। आप लोगों नहीं नहीं की इस नहीं, मेहनत को और आप ये लोगों के साथ। ललित जी का, दामाद जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस प्रोग्राम जी। को, हमारी आवाज जो है वो बंद नहीं होने दी। और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी मित्रों सभी को। का बहुत मैं बहुत देख रहा था शुक्रिया। इतने और अच्छे अच्छे ललित जी नाम का आ भी रहे हैं। स्पेशल शुक्रिया कि उन्होंने नेट को हमेशा नया चलाया। जमाना है, पहले दामाद के आते ही आवाज बंद हो जाती थी, अब दामाद आवाज देते हैं। यस, ये बात ठीक है। आजकल दामाद बेटे हो गए हैं एक्चुअली। तो बस वही बात है। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और देवशील मंच का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और अंत देवशील तक मंच जितने का भी हम भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। और बेशक आप सभी के साथ इसी वादे से विदा लेती हूँ कि ये क्रमशः है, हम फिर से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अन्विता को भी अगली बार अपने साथ लेकर आए। एक तो बार हम इंग्लिश दोस्तों, की कविताएं एक बार सुनेंगे। दोस्तों के नाम पढ़ दीजिए, ध्यान रहेगा जी कौन कौन आए जी। थे। अभी तक जो जुड़े हैं, अलका शर्मा जी अभी तक हमारे साथ हैं, अनुराग अगम जी। मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी अनुराग जी, इस टाइम नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। देवशील मेमोरियल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हीरो वधामनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंदा पाटनी जी, मैं भी इसके साथ ही जुड़ी थी नीचे। अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सुबोध शर्मा जी लगातार शुरू से अंत तक जुड़े रहे। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। रश्मि अरे हाँ, अभ्यास जी, अलका शर्मा जी, दमयंती जी और ने, जितने भी लोग रहे, सुनैना श्रीवास्तव जी, रमनीत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से शुभ रात्रि और आपको शुभ दिन। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। दमयंती जी का आभार। उन्होंने लिखा था कि वो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी की शिष्य रही हैं, शुक्रिया तो रमनीत। वो कमेंट निकल गया था, पढ़ नहीं पाए थे, तो उनका आभारी। फिर मिलेंगे। जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत